2.1 परिचय। इस खंड के पिछले भाग में हमने प्रगति, विकास और वृद्धि के संदर्भ में विकास के बारे में बात की थी। अब हम विकास को परिवर्तन और आधुनिकीकरण के दृष्टिकोण से देखने जा रहे हैं। पिछले भाग में हमने इस बात पर चर्चा की कि परिवर्तन और आधुनिकीकरण समाज में विकास से कैसे जुड़े हैं। इस भाग में हम गहराई से जानेंगे कि ये प्रक्रियाएं विकास से कैसे जुड़ी हैं। हम सामाजिक परिवर्तन की मुख्य विशेषताओं और इसके कारणों के बारे में बात करके शुरुआत करेंगे। परिवर्तन कैसे होता है, इस पर समाजशास्त्रियों और मानव विज्ञानियों के अलग-अलग विचार हैं और हम आपको उन दृष्टिकोणों का एक त्वरित अवलोकन देंगे। आधुनिकीकरण, जो एक नया विचार है, पर भी चर्चा की जाएगी। हम इसकी विशेषताओं और परिप्रेक्ष्यों का वर्णन करेंगे और हम इस अवधारणा की कुछ आलोचनाओं पर भी गौर करेंगे। अंत में हम विकास प्रक्रिया पर चर्चा करेंगे, जिसमें ऐसे कारक भी शामिल होंगे जो इसमें मदद करते हैं या बाधा डालते हैं, और हम विकास के अनुभवों के कुछ उदाहरण साझा करेंगे। 2.2 सामाजिक परिवर्तन, अवधारणा, विशेषताएं और कारण। अब सामाजिक परिवर्तन के बारे में बात करते हैं। विकास के समाजशास्त्र में यह एक बड़ा विषय है। हर समाज में चीजें हमेशा बदलती रहती हैं, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और अन्य तरीकों से भी। सामाजिक वैज्ञानिक सामाजिक परिवर्तन को रिश्तों, संगठनों, संस्कृति, संस्थानों और सामाजिक व्यवस्था कैसे काम करती है में बदलाव के रूप में परिभाषित करते हैं। मैकाइवर और पेज के अनुसार सामाजिक परिवर्तन सामाजिक संबंधों में परिवर्तन के बारे में है। यह विभिन्न प्रकार के परिवर्तनों पर प्रतिक्रिया करता है, जैसे हमारे जीने के तरीके में परिवर्तन, लोगों के दृष्टिकोण और विश्वासों में परिवर्तन, और यहाँ तक कि वे परिवर्तन जो मानव नियंत्रण में नहीं हैं, जैसे प्रकृति में परिवर्तन। लुंडबर्ग का कहना है कि यह लोगों के बातचीत और व्यवहार के स्थापित पैटर्न में बदलाव के बारे में है। लैंडिस इसे समाज के रिश्तों के कामकाज में बदलाव के रूप में परिभाषित करते हैं। कोएनिग इसे लोगों के जीवन जीने के तरीके में बदलाव के रूप में देखते हैं, और जोन्स इसे सामाजिक प्रक्रियाओं, पैटर्न, अंतःक्रिया या संगठन के किसी भी पहलू में परिवर्तन के रूप में वर्णित करता है। किंग्सले डेविस 1949 के अनुसार सामाजिक परिवर्तन का तात्पर्य केवल उन परिवर्तनों से है जो समाज के संगठित होने, उसकी संरचना और उसके कार्यों को प्रभावित करते हैं। रॉबर्ट निस्बेट 1969 सामाजिक परिवर्तन को एक सुसंगत पहचान बनाए रखते हुए समय में अंतर की एक श्रृंखला के रूप में देखते हैं। जॉन जे मैक्योनिस 1997 सामाजिक परिवर्तन को समय के साथ संस्कृति और सामाजिक संस्थाओं के विकास के रूप में परिभाषित करते हैं। सामाजिक परिवर्तन की कई विशेषताएं हैं। ऐसा हर जगह होता है, लेकिन बदलाव की गति अलग-अलग होती है। यह जानबूझकर या अनियोजित हो सकता है। इससे विवाद हो सकता है। कुछ परिवर्तन दूसरों की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण हैं। उदाहरण के लिए, पर्सनल कंप्यूटर का आविष्कार पैच डॉल्स, मैक्योनिस 1997 से अधिक प्रभावशाली था। सामाजिक परिवर्तन के कारण। सांस्कृतिक परिवर्तन। समाज का अधिकांश परिवर्तन संस्कृति में परिवर्तन के कारण होता है। संस्कृति एक ऐसी प्रणाली है जो लगातार घटकों को प्राप्त करती है और खोती है। आविष्कार, खोज और प्रसार सांस्कृतिक परिवर्तन के प्रमुख स्रोत हैं। आविष्कार नए उत्पाद, विचार और सामाजिक पैटर्न पेश करते हैं, जिन्हें सामग्री, जैसे टेलीफोन और हवाई जहाज, या सामाजिक, जैसे अक्षर, भाषा और सरकार, के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। प्रत्येक आविष्कार दीर्घकालिक प्रभाव के साथ रूप, कार्य और अर्थ में नवीन है। खोज में कुछ नया खोजना या मौजूदा चीजों के नए पहलुओं की खोज करना शामिल है। व्यवहार में लाने पर यह सामाजिक परिवर्तन का कारक बन जाता है।
प्रसार व्यापार, प्रवासन और जन संचार के माध्यम से समाजों के बीच विचारों, संस्कृति और वस्तुओं का प्रसार है। 2. विचार और परिवर्तन। नए विचार या नए संदर्भ में पुराने विचारों में परिवर्तन से व्यापक सामाजिक परिवर्तन होते हैं। उदाहरण के लिए, मैक्स वेबर ने तर्क दिया कि धार्मिक विचारों के युक्तिकरण से प्रोटेस्टेंट दुनिया में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। 3. जनसांख्यिकीय परिवर्तन। जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवासन के कारण जनसंख्या के आकार में परिवर्तन जनसांख्यिकीय संक्रमण के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन में योगदान देता है। 4. संघर्ष और परिवर्तन। तनाव और संघर्ष भी सामाजिक परिवर्तन को प्रेरित करते हैं। संरचनात्मक तनाव, अभाव और सांस्कृतिक पुनरुद्धार जैसे कारक संघर्ष के प्रमुख कारण रहे हैं। वर्ग, जाति, लिंग, जातीयता और संपत्ति जैसे कारकों पर आधारित सामाजिक विभाजन भी सामाजिक संघर्ष में योगदान करते हैं। सामाजिक आंदोलन और परिवर्तन। सामाजिक मूल्यों, मानदंडों, संस्थानों और संस्कृति में जानबूझकर परिवर्तन लाने के लिए लोगों के समूहों द्वारा संगठित प्रयास सामाजिक आंदोलनों को जन्म देते हैं। वे नई पहचान और दृष्टिकोण भी बनाते हैं। चिंतन और कार्रवाई 2.1। सामाजिक परिवर्तन कई व्यापक सामाजिक प्रक्रियाओं जैसे शहरीकरण, औद्योगिकीकरण, आधुनिकीकरण, पश्चिमीकरण, वैश्वीकरण, शिक्षा और साक्षरता का प्रसार, नए कानूनों का अधिनियमन, मास मीडिया और संचार नेटवर्क का प्रवेश आदि के कारण होता है। इनमें से कई प्रक्रियाएं आपस में जुड़ी हुई हैं। इनमें से किसी एक सामाजिक प्रक्रिया का चयन करें और अपने समाज में परिवर्तन पर इसके प्रभाव को समझाने का प्रयास करें। शीर्षक: समकालीन भारतीय समाज में सामाजिक परिवर्तन पर शहरीकरण का प्रभाव। परिचय: शहरीकरण एक बहुआयामी सामाजिक प्रक्रिया है जो ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में प्रवास के कारण शहरी क्षेत्रों में जनसंख्या की बढ़ती एकाग्रता की विशेषता है। भारत में शहरीकरण हाल के दशकों में एक प्रमुख घटना रही है, जिसने सामाजिक-आर्थिक परिदृश्य को बदल दिया है और समाज के विभिन्न पहलुओं में महत्वपूर्ण बदलाव लाए हैं। इस निबंध का उद्देश्य समकालीन भारतीय समाज में सामाजिक परिवर्तन पर शहरीकरण के प्रभाव का पता लगाना है। भारत में शहरीकरण का ऐतिहासिक संदर्भ। भारत में शहरीकरण का एक लंबा ऐतिहासिक प्रक्षेप पथ है, लेकिन औपनिवेशिक शासन की शुरुआत और उसके बाद औद्योगिकरण प्रक्रिया के साथ इसमें गति आई। कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास जैसे ब्रिटिश औपनिवेशिक शहरों की स्थापना ने शहरी विकास की नींव रखी। हालांकि शहरीकरण की गति स्वतंत्रता के बाद तक धीमी रही, जब आर्थिक विकास को समर्थन देने के लिए तेजी से औद्योगिकरण और शहरी विकास की पहल की गई। भारत में शहरीकरण को चलाने वाले कारक। भारत में शहरीकरण की प्रक्रिया में कई कारक योगदान करते हैं। आर्थिक अवसर। शहरी क्षेत्र विनिर्माण, सेवाओं और सूचना प्रौद्योगिकी जैसे विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के व्यापक अवसर प्रदान करते हैं। बेहतर वेतन और जीवन स्तर का आकर्षण आजीविका के विकल्प तलाशने वाले ग्रामीण क्षेत्रों के प्रवासियों को आकर्षित करता है। बुनियादी ढांचा विकास। शहरी केंद्रों में परिवहन, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और स्वच्छता सहित बेहतर बुनियादी सुविधाएं होती हैं, जो जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाती हैं और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को आकर्षित करती हैं। सामाजिक गतिशीलता। शहरीकरण अक्सर बढ़ी हुई सामाजिक गतिशीलता से जुड़ा होता है, क्योंकि व्यक्ति शिक्षा, करियर में उन्नति और ऊपर की ओर सामाजिक गतिशीलता की तलाश में शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन करते हैं। तकनीकी प्रगति। शहरी क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी, स्मार्टफोन और डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसी प्रौद्योगिकी और आधुनिक सुविधाओं का आगमन संचार, सूचना तक पहुंच और वैश्विक अर्थव्यवस्था में भागीदारी की सुविधा प्रदान करता है। सामाजिक परिवर्तन पर शहरीकरण का प्रभाव। जनसांख्यिकीय संक्रमण। शहरीकरण से जनसंख्या की गतिशीलता में बदलाव आता है, जिसमें जन्म दर में गिरावट,
जीवन प्रत्याशा में वृद्धि और पारिवारिक संरचनाओं में बदलाव शामिल है। बड़े विस्तारित परिवारों से एकल परिवारों की ओर बदलाव शहरी क्षेत्रों में देखी जाने वाली एक आम प्रवृत्ति है, जो सामाजिक रिश्तों और सहायता प्रणालियों को प्रभावित कर रही है। सांस्कृतिक परिवर्तन। शहरीकरण विविध सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के लोगों को एक साथ लाता है, जिससे सांस्कृतिक आदान प्रदान, समावेशन और मिश्रित पहचान का उदय होता है। शहरी क्षेत्र संस्कृतियों, भाषाओं, व्यंजनों और परंपराओं के पिघलने वाले बर्तन बन जाते हैं, जो सर्वदेशीयवाद और सांस्कृतिक बहुलवाद को बढ़ावा देते हैं। सामाजिक स्तरीकरण। शहरीकरण सामाजिक असमानताओं को बढ़ाता है, जिससे आय, शिक्षा और संसाधनों तक पहुंच में असमानताओं की विशेषता वाले स्तरीकृत समाजों का निर्माण होता है। शहरी केंद्रों में धन और शक्ति का संकेंद्रण सामाजिक आर्थिक विभाजन पैदा करता है, जो सामाजिक बहिष्कार और हाशिए पर योगदान देता है। बदलती जीवन शैली। शहरीकरण जीवन शैली के पैटर्न और उपभोक्ता व्यवहार को प्रभावित करता है, जिससे उपभोग, भौतिकवाद और व्यक्तिवाद की विशेषता वाली आधुनिक जीवन शैली को अपनाया जाता है। शहरी निवासी शहरी संस्कृति, फैशन के रुझान और अवकाश गतिविधियों को अपनाते हैं, जो पश्चिमी मूल्यों और मानदंडों की ओर बदलाव को दर्शाता है। राजनीतिक भागीदारी। शहरीकरण शहरी निवासियों के बीच राजनीतिक जागरूकता, सक्रियता और नागरिक जुड़ाव को बढ़ाता है, जिससे राजनीतिक भागीदारी और सामाजिक गतिशीलता में वृद्धि होती है। शहरी केंद्र राजनीतिक बहस, विरोध प्रदर्शन और आंदोलनों के केंद्र के रूप में कार्य करते हैं, जो राजनीतिक परिदृश्य और नीति परिणामों को आकार देते हैं। पर्यावरणीय प्रभाव। शहरीकरण प्राकृतिक संसाधनों, पारिस्थितिक तंत्र और पर्यावरण पर दबाव डालता है, जिससे प्रदूषण, वनों की कटाई और आवास विनाश होता है। तीव्र शहरी विस्तार पर्यावरणीय क्षरण, जलवायु परिवर्तन और पारिस्थितिक असंतुलन में योगदान देता है, जिससे सतत विकास और शहरी लचीलेपन के लिए चुनौतियां पैदा होती हैं। केस स्टडी। भारतीय शहरों पर शहरीकरण का प्रभाव। भारतीय शहरों पर शहरीकरण का प्रभाव दिल्ली, मुंबई और बेंगलोर जैसे शहरों में स्पष्ट है, जिन्होंने तेजी से जनसंख्या वृद्धि, बुनियादी ढांचे के विस्तार और सामाजिक आर्थिक परिवर्तन का अनुभव किया है। दिल्ली। भारत की राजधानी दिल्ली में ग्रामीण क्षेत्रों और पड़ोसी राज्यों से प्रवासियों की आमद के साथ महत्वपूर्ण शहरीकरण देखा गया है। इससे भीड़-भाड़, यातायात की भीड़, वायु प्रदूषण और अपर्याप्त बुनियादी ढांचा बढ़ गया है, जिससे शहरी प्रशासन और सतत विकास के लिए चुनौतियां पैदा हो गई है। मुंबई। भारत की वित्तीय राजधानी के रूप में मुंबई रोजगार के अवसरों की तलाश में देश भर से प्रवासियों को आकर्षित करता है। शहर के तेजी से शहरीकरण के परिणामस्वरूप मलिन बस्तियों, अनौपचारिक बस्तियों और सामाजिक आर्थिक असमानताओं का प्रसार हुआ है, जो समावेशी शहरी नियोजन और गरीबी उन्मूलन उपायों की आवश्यकता को उजागर करता है। बेंगलुरु। भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से मशहूर बेंगलुरु ने अपने बढ़ते आईटी उद्योग के कारण अभूतपूर्व शहरी विकास का अनुभव किया है। हालांकि तेजी से शहरीकरण ने शहर के बुनियादी ढांचे पर दबाव डाला है, जिससे पानी की कमी, अपशिष्ट प्रबंधन के मुद्दे और पर्यावरणीय गिरावट हुई है। शहरी फैलाव और अनियोजित विकास ने भी सामाजिक अलगाव और स्थानिक असमानता में योगदान दिया है। निष्कर्ष। निष्कर्षतः शहरीकरण एक जटिल सामाजिक प्रक्रिया है जो समकालीन भारतीय समाज की गतिशीलता को कई तरीकों से आकार देती है। जहां शहरीकरण आर्थिक विकास, सामाजिक गतिशीलता और सांस्कृतिक आदान-प्रदान के अवसर प्रदान करता है, वहीं यह सामाजिक असमानता, पर्यावरणीय गिरावट और शहरी गरीबी जैसी चुनौतियां भी प्रस्तुत करता है। इसलिए शहरीकरण के प्रभाव को संबोधित करने के लिए समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जो टिकाऊ शहरी विकास, समावेशी विकास और सामाजिक न्याय को प्राथमिकता दे।
सामाजिक परिवर्तन के साथ शहरीकरण के अंतर्संबंध को समझकर नीति निर्माता, शहरी योजनाकार और नागरिक समाज भावी पीढ़ियों के लिए लचीले, न्यायसंगत और रहने योग्य शहर बनाने की दिशा में काम कर सकते हैं। 2.3 सामाजिक परिवर्तन का परिप्रेक्ष्य। पिछले भाग में हमने उन विभिन्न तरीकों के बारे में बात की जिनसे लोग देखते हैं कि चीजें कैसे विकसित होती हैं। परिवर्तन का अर्थ है विकास, प्रगति और आधुनिकीकरण की एक बड़ी तस्वीर। हमने इन विचारों को पहले भी समझाया है। अब आइए जल्दी से देखें कि ये विचार परिवर्तन की व्याख्या कैसे करते हैं। विकासवादी परिप्रेक्ष्य। 1800 के दशक के उत्तरार्ध में लोगों ने यह समझाने के लिए विकासवाद का उपयोग करना शुरू कर दिया कि मनुष्य और समाज कैसे विकसित होते हैं। उदाहरण के लिए, मॉर्गन ने मानवता के 3 चरणों के बारे में बात की: बर्बरता और सभ्यता। कॉम्टे ने कहा कि मानव सोच 3 चरणों से गुजरी है: धार्मिक, आध्यात्मिक और सकारात्मक। स्पेंसर का मानना था कि समाज सरलता से शुरू होता है और समय के साथ अधिक जटिल हो जाता है। संघर्ष परिप्रेक्ष्य। यह दृष्टिकोण परिवर्तन को समूहों और लोगों के बीच प्राकृतिक तनाव और संघर्ष के रूप में देखता है। मार्क्स का मानना था कि समाज अमीर और गरीब जैसे विभिन्न वर्गों के बीच संघर्ष के कारण बदलता है। उन्होंने कहा कि इससे बड़े बदलाव आते हैं, जैसे प्राचीन से लेकर सामंती और पूंजीवादी समाज तक। कोसर ने कहा कि संघर्ष सामान्य है और समाज में बदलाव के लिए अच्छा या बुरा हो सकता है। मार्क्स ने संसाधनों पर वर्ग संघर्ष पर ध्यान केंद्रित किया, जबकि डेहरेनडॉर्फ ने अधिकार पर ध्यान केंद्रित किया। डेहरेनडॉर्फ ने कहा कि संघर्ष इसलिए होता है क्योंकि कुछ लोगों के पास शक्ति होती है और दूसरों के पास नहीं। यही असमान शक्ति समाज में परिवर्तन लाती है। संरचनात्मक कार्यात्मक परिप्रेक्ष्य। यह विचार समाज को एक मशीन की तरह देखता है जहां सभी हिस्से चीजों को स्थिर रखने के लिए मिलकर काम करते हैं। यह लोगों को उनकी जगह पर रखने और उन्हें यह बताने की भूमिका निभाता है कि उन्हें क्या करना चाहिए। यह दृश्य व्यवस्था पसंद करता है और चाहता है कि चीजें वैसी ही रहें। आइए देखें कि विभिन्न विद्वान इस दृष्टिकोण में परिवर्तन को किस प्रकार देखते हैं। दुर्खीम ने देखा कि जब लोगों की नौकरियों के प्रकार बदलते हैं तो समाज कैसे बदलता है। उनका मानना था कि जब समाज पुराने ढंग से काम करने के आधुनिक तरीकों की ओर बढ़ता है तो इससे सामाजिक परिवर्तन होते हैं। टेलकॉट पार्सन्स ने कहा कि समाज एक प्रणाली की तरह है जिसके चारों ओर 3 अन्य प्रणालियां हैं: व्यक्तित्व, शरीर और संस्कृति। जब इन प्रणालियों की सीमाएं समान रहती हैं तो सामाजिक संतुलन होता है, लेकिन जब ये सीमाएं टूटती हैं तो समाज बदल जाता है। ऑकबर्न ने कहा कि समाज मशीनों की तरह काम करते हैं। जब एक भाग बहुत अधिक बदलता है तो उसे संतुलित करने के लिए अन्य भाग भी बदल जाते हैं। उनका मानना था कि संस्कृति के सभी हिस्से एक ही गति से नहीं बदलते, जिससे समाज में बदलाव में देरी होती है। सामाजिक मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य। ये सिद्धांत कहते हैं कि लोग जो करते हैं उससे समाज में बदलाव आता है। लोगों के कार्य करने के तरीके में बदलाव से सामाजिक विकास हो सकता है। मैक्स वेबर का मानना था कि आधुनिक सोच पुराने जमाने की मान्यताओं को तार्किक सोच से बदल रही है। अतीत में पारंपरिक विचारों ने बदलावों को रोक दिया था क्योंकि सभी का मानना था कि चीजें वैसी ही रहनी चाहिए। लेकिन आधुनिक समय में लोग चीजों पर सवाल उठाते हैं और तर्क के आधार पर जवाब ढूंढते हैं। एवरेटी हेगन ने कहा कि पारंपरिक समाजों में सामाजिक स्तर निश्चित होते हैं और लोगों का व्यक्तित्व सख्त, गैररचनात्मक होता है। लेकिन आधुनिक समाज में लोग अधिक नवीन, रचनात्मक और नए अनुभवों के लिए खुले हैं। परिवर्तन तब होता है जब लोगों को लगता है कि अब उनकी स्थिति या विश्वास का सम्मान नहीं किया जाता है। डेविड मैक्लेलैंड ने प्रतीक N
उपलब्धि द्वारा दर्शाई गई उपलब्धि की आवश्यकता का अध्ययन किया। उन्होंने कहा कि जितना अधिक लोग चीजों को हासिल करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, उतना ही अधिक समाज आर्थिक रूप से विकसित होता है। तो इस एन कारक वाले कुछ लोग कुछ व्यवहार दिखाते हैं, जैसे स्वतंत्र होना, नए विचारों के लिए ऊर्जा से भरा होना और वास्तव में सफल होना चाहते हैं। मूलतः जब व्यक्ति आर्थिक रूप से अच्छा प्रदर्शन करते हैं, तो इससे अर्थव्यवस्था को बढ़ने में मदद मिलती है। चिंतन और क्रिया 2.2 समाजशास्त्रीय दृष्टि से परिवर्तन से हमारा क्या तात्पर्य है? सामाजिक परिवर्तन पर विकासवादी और संरचनात्मक कार्यात्मकवादी विचारों के बीच तुलना करें और अंतर करें। शीर्षक: सामाजिक परिवर्तन पर समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य, एक तुलनात्मक विश्लेषण। परिवर्तन मानव समाज का एक बुनियादी पहलू है, जो व्यक्तियों के बातचीत करने के तरीके, संस्थानों के संचालन और समय के साथ संस्कृतियों के विकसित होने के तरीके को आकार देता है। समाजशास्त्रीय रूप से परिवर्तन का तात्पर्य किसी समाज के भीतर या विभिन्न समाजों में सामाजिक संरचनाओं, मानदंडों, मूल्यों और व्यवहारों में परिवर्तन या बदलाव से है। इसमें तकनीकी प्रगति, जनसांख्यिकीय बदलाव, आर्थिक विकास, राजनीतिक आंदोलन और सांस्कृतिक परिवर्तन सहित घटनाओं की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। परिवर्तन को समझना समाजशास्त्रियों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह समाज की गतिशीलता और उनके विकास को चलाने वाली ताकतों में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। सामाजिक परिवर्तन की अवधारणा की जांच करने पर दो प्रमुख सैद्धांतिक दृष्टिकोण सामने आते हैं: विकासवादी सिद्धांत और संरचनात्मक कार्यात्मकता। दोनों दृष्टिकोण सामाजिक परिवर्तन की प्रकृति, कारणों और परिणामों को समझने के लिए अलग-अलग रूपरेखाएं प्रदान करते हैं। इस प्रतिबिंब में मैं सामाजिक परिवर्तन को समझने के लिए उनकी प्रमुख अवधारणाओं, मान्यताओं और निहितार्थों पर प्रकाश डालते हुए इन दृष्टिकोणों की तुलना और विरोधाभास करूंगा। हर्बर्ट स्पेंसर और ऑगस्टे कॉम्टे जैसे विद्वानों के कार्यों में निहित विकासवादी सिद्धांत का मानना है कि समाज जैविक विकास के समान समय के साथ क्रमिक विकास और प्रगति की प्रक्रिया से गुजरता है। इस परिप्रेक्ष्य के अनुसार समाज चरणों की एक श्रृंखला के माध्यम से सरल से जटिल रूपों में विकसित होता है। प्रत्येक चरण में अलग-अलग सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विशेषताएं होती हैं। विकासवादी सिद्धांतकार सामाजिक परिवर्तन को आगे बढ़ाने में नवाचार, अनुकूलन और प्रतिस्पर्धा की भूमिका पर जोर देते हैं। वे परिवर्तन को मानवीय संपर्क और सामाजिक विकास के स्वाभाविक और अपरिहार्य परिणाम के रूप में देखते हैं। इसके विपरीत एमिल दुर्खीम और टैलकॉट पार्सन्स के कार्यों से जुड़ा संरचनात्मक कार्यात्मकता उन तरीकों पर ध्यान केंद्रित करती है जिनमें सामाजिक संस्थाएं समाज के भीतर स्थिरता और व्यवस्था बनाए रखने के लिए कार्य करती हैं। संरचनात्मक प्रकार्यवादियों के अनुसार समाज परस्पर जुड़े भागों से बना होता है, जो आवश्यक कार्यों को पूरा करने और व्यक्तियों और सामूहिक की जरूरतों को पूरा करने के लिए मिलकर काम करते हैं। इस दृष्टिकोण से सामाजिक परिवर्तन तब होता है जब सामाजिक प्रणालियों के संतुलन में कोई व्यवधान या असंतुलन होता है, जिससे स्थिरता बहाल करने के लिए समायोजन और अनुकूलन होता है। विकासवादी और संरचनात्मक प्रकार्यवादी विचारों के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर सामाजिक परिवर्तन लाने वाले तंत्रों के लिए उनकी व्याख्या में निहित है। विकासवादी सिद्धांतकार सामाजिक विकास के पथ को आकार देने में नवाचार, तकनीकी प्रगति और सांस्कृतिक प्रसार की भूमिका पर जोर देते हैं। उनका तर्क है कि प्रौद्योगिकी और ज्ञान में प्रगति समाजों को पर्यावरणीय चुनौतियों से निपटने, उत्पादकता में सुधार करने और सामाजिक संगठन को बढ़ाने में सक्षम बनाकर सामाजिक परिवर्तन लाती है। इसके विपरीत संरचनात्मक प्रकार्यवादी सामाजिक व्यवस्था और सामंजस्य बनाए रखने में सामाजिक संस्थाओं के कार्यों और शिथिलताओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं। उनका तर्क है कि सामाजिक परिवर्तन सामाजिक व्यवस्था के भीतर तनाव या तनाव, जैसे जनसंख्या वृद्धि,
आर्थिक असमानता या सांस्कृतिक संघर्षों की प्रतिक्रिया में होता है। संरचनात्मक प्रकार्यवादी परिवर्तन को अनुकूलन और समायोजन की एक प्रक्रिया के रूप में देखते हैं, जिसमें समाज संतुलन बहाल करने और व्यक्तियों और सामूहिक की जरूरतों को पूरा करने के लिए अपनी संरचनाओं और संस्थानों को संशोधित करते हैं। इन मतभेदों के बावजूद दोनों दृष्टिकोण सामाजिक परिवर्तन के प्रति अपने दृष्टिकोण में कुछ समानताएं साझा करते हैं। विकासवादी सिद्धांत और संरचनात्मक कार्यात्मकता दोनों ही सामाजिक प्रणालियों में स्थिरता और संतुलन के महत्व पर जोर देते हैं। वे मानते हैं कि समाज गतिशील संस्थाएं हैं जो आंतरिक और बाहरी दबावों के जवाब में निरंतर परिवर्तन से गुजरते हैं। इसके अतिरिक्त दोनों दृष्टिकोण सामाजिक घटनाओं की जटिलता और विविधता को स्वीकार करते हैं, यह पहचानते हुए कि परिवर्तन व्यक्तिगत व्यवहार से लेकर वैश्विक रुझानों तक कई स्तरों और पैमानों पर हो सकता है। हालांकि सामाजिक परिवर्तन को समझने के निहितार्थ में दोनों दृष्टिकोणों के बीच उल्लेखनीय अंतर भी है। विकासवादी सिद्धांत समाजों की रैखिक प्रगति और संचयी विकास पर जोर देता है, जो इतिहास के एक दूरसंचार दृष्टिकोण का सुझाव देता है जिसमें समाज जटिलता और परिष्कार के उच्च स्तर की ओर विकसित होते हैं। इसके विपरीत संरचनात्मक कार्यात्मकता सामाजिक परिवर्तन की दिशा और परिणामों को आकार देने में सामाजिक संरचनाओं और संस्थानों की भूमिका पर प्रकाश डालती है, सामाजिक व्यवस्था और सामंजस्य बनाए रखने के महत्व पर जोर देती है। इसके अलावा विकासवादी सिद्धांत की उसके जातीय पूर्वाग्रह और नियतिवादी दृष्टिकोण के लिए आलोचना की गई है, क्योंकि यह अक्सर पश्चिमी समाजों को गैर पश्चिमी समाजों की तुलना में अधिक उन्नत और प्रगतिशील के रूप में चित्रित करता है। आलोचकों का तर्क है कि यह परिप्रेक्ष्य वैश्विक विकास में गैर पश्चिमी संस्कृतियों के योगदान की उपेक्षा करते हुए मानव समाज की एजेंसी और विविधता को नजरअंदाज करता है। दूसरी ओर संरचनात्मक प्रकार्यवाद की उसके रूढ़िवादी पूर्वाग्रह और सामाजिक न्याय और समानता पर सामाजिक स्थिरता को प्राथमिकता देने की प्रवृत्ति के लिए आलोचना की गई है। आलोचकों का तर्क है कि यह परिप्रेक्ष्य समाज के भीतर मौजूदा शक्ति संरचनाओं और असमानताओं को मजबूत कर सकता है, प्रणालीगत मुद्दों को संबोधित करने और सामाजिक परिवर्तन को बढ़ावा देने के प्रयासों में बाधा उत्पन्न कर सकता है। निष्कर्ष में सामाजिक परिवर्तन की अवधारणाएं और विकासवादी सिद्धांत और संरचनात्मक कार्यात्मकता द्वारा प्रस्तुत दृष्टिकोण समाजों की गतिशीलता और उनके विकास को चलाने वाली ताकतों में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। जबकि विकासवादी सिद्धांत सामाजिक विकास को आकार देने में नवाचार और प्रगति की भूमिका पर जोर देता है, संरचनात्मक कार्यात्मकता सामाजिक व्यवस्था और सामंजस्य बनाए रखने में सामाजिक संस्थानों के कार्यों और शिथिलता पर प्रकाश डालती है। इन दृष्टिकोणों की तुलना और विरोधाभास करके समाजशास्त्री सामाजिक परिवर्तन की जटिलताओं और व्यक्तियों, समुदायों और समाजों के लिए इसके निहितार्थ की अधिक व्यापक समझ प्राप्त कर सकते हैं। 2.4 आधुनिकीकरण, इसका क्या अर्थ है और यह कैसा दिखता है? आधुनिकीकरण यह सोचने का एक तरीका है कि समाज कम विकसित से अधिक विकसित में कैसे बदलता है। इस विचार का अध्ययन करने वाले लोगों का मानना है कि कुछ समाज पारंपरिक हैं, जिसका अर्थ आम तौर पर गरीब होता है, जबकि अन्य आधुनिक हैं, जिसका अर्थ आम तौर पर पश्चिमी दुनिया की तरह होता है। उनका मानना है कि जैसे जैसे समाज अधिक आधुनिक होता जाता है, वे भौतिक चीजों जैसे धन और प्रौद्योगिकी और संस्कृति दोनों में बेहतर होते जाते हैं। आधुनिकीकरण का क्या अर्थ है? विद्वानों का कहना है कि आधुनिकीकरण तब होता है जब कोई समाज ज्यादातर खेती पर केंद्रित रहता है या बहुत विकसित नहीं होता है और एक अच्छी तरह से काम करने वाली सरकार के साथ औद्योगिकीकृत हो जाता है। यह पुराने तरीकों से नए तरीकों में बदलाव, अधिक शहरी बनने और बेहतर तकनीक के बारे में है। एक विद्वान विल्बर्ट मूर ने कहा कि आधुनिकीकरण तब होता है जब कोई समाज अपनी प्रौद्योगिकी और सामाजिक संगठन में समृद्ध पश्चिमी देशों जैसा बन जाता है। एक अन्य विद्वान
डैनियल लर्नर ने कहा, यह तब होता है जब कोई समाज सामाजिक रूप से बदलता है, खासकर अर्थशास्त्र के संदर्भ में। 1958 में लिखी गई एक बड़ी किताब में लर्नर ने देखा कि कैसे कुछ मध्य पूर्वी देश आधुनिकीकरण कर रहे थे। उन्होंने अन्य गरीब समाजों का भी अध्ययन किया और देखा कि गांव कैसे बदल गए। लर्नर का मानना था कि आधुनिकीकरण हर जगह एक ही तरह से होता है और मीडिया, शहरों में अधिक लोगों का रहना और अधिक लोगों का पढ़ने में सक्षम होना जैसी चीजें इस बदलाव के संकेत हैं। उन्होंने कहा कि आधुनिक बनने का मतलब सिर्फ नियम बदलना नहीं है, बल्कि लोग कैसे सोचते हैं और कैसे काम करते हैं, यह भी है। इसे दिखाने के लिए उन्होंने तुर्की के एक गांव में एक दुकानदार और रसोइये की कहानी सुनाई। लर्नर ने सोचा कि आधुनिकीकरण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा यह है कि जब लोग दूसरों की स्थितियों को अधिक समझने लगते हैं। उन्होंने कहा कि इससे लोगों को बदलती दुनिया से निपटने में मदद मिलती है। उनका मानना था कि आधुनिकीकरण में अधिक लोगों का पढ़ने में सक्षम होना, अधिक लोगों का शहरों में रहना, अधिक लोगों का मीडिया से जुड़ना और लोगों का अधिक समझदार होना जैसी चीजें शामिल हैं। उनका मानना था कि आधुनिक लोग पारंपरिक लोगों की तुलना में अधिक खुश हैं, अधिक जानते हैं और युवा हैं। उन्होंने कहा कि जो लोग बीच में हैं, पूरी तरह से पारंपरिक नहीं हैं, लेकिन पूरी तरह से आधुनिक नहीं हैं, वे अक्सर नाखुश होते हैं और अतिवादी विचारों की ओर मुड़ सकते हैं, खासकर अगर उनके पास बदलाव में मदद करने के लिए अच्छी राजनीतिक व्यवस्था नहीं है। लर्नर को पता था कि भले ही आधुनिक समूह के लोग अधिक खुश दिखते थे, फिर भी विकास की चुनौतियां थीं। उदाहरण के लिए, सरकार को तनाव का सामना करना पड़ सकता है और सामाजिक नियंत्रण में समस्याएं हो सकती हैं। व्यक्तिगत स्तर पर, संक्रमणकालीन समूह के व्यक्तियों को पारंपरिक अरब और मुस्लिम मान्यताओं को आधुनिक सेटिंग में अनुकूलित करने के लिए संघर्ष करना पड़ सकता है। आधुनिकीकरण की विशेषताएं। इस विचार के बाद आधुनिकीकरण के मुख्य पहलुओं को इस प्रकार समझाया जा सकता है। यह उच्च स्तर के संरचनात्मक अंतर और विशेषज्ञता पर जोर देता है। 2. यह पूंजीवाद नामक उत्पादन पद्धति पर निर्भर करता है। इससे पता चलता है कि समाज दो प्रमुख वर्गों के आसपास संरचित है, पूंजीपति वर्ग, जिसके पास उत्पादन के साधन हैं, और श्रमिक वर्ग, जो अपना श्रम बेचते हैं। 3. यह मुख्यतः वेतन आधारित अर्थव्यवस्था है। यह एक बाजार अर्थव्यवस्था के उदय पर जोर देता है जहां खरीदार और विक्रेता दोनों को स्वैच्छिक विकल्प चुनने वाले तर्कसंगत व्यक्तियों के रूप में देखा जाता है। 4. यह तर्कसंगता और भूमिका विशेषज्ञता के आधार पर नौकरशाही संस्थानों के उद्भव पर प्रकाश डालता है। ये संस्थाएं इस सिद्धांत का आधार हैं, सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखना और विनियमित करना। यह अधिकारों के विचार पर आधारित एक राजनीतिक व्यवस्था के विकास पर केंद्रित है, जो राज्य की अवधारणा में सन्निहित है और संवैधानिक सिद्धांतों द्वारा शासित है। 6. राज्य के पास पूर्ण शक्ति है और राजनीतिक प्रतिनिधित्व और वयस्क मतदान अधिकारों के साथ एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। 7. इस लोकतंत्रीकरण ने राजनीति में विभिन्न हित समूहों को जन्म दिया है, जो राज्य प्रबंधन पर विभिन्न विचारधाराओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। 8. आधुनिकीकरण व्यक्तिवाद को भी बढ़ावा देता है, जहां व्यक्तिगत अधिकार सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रगति के केंद्र में है। 9. अंततः आधुनिकीकरण सामाजिक प्रगति पर जोर देता है। लोकतंत्रीकरण के माध्यम से समाज व्यक्तिगत और सामाजिक स्वतंत्रता के उच्च स्तर प्राप्त कर सकते हैं। आधुनिकीकरण पर 2.5 विचार। समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से आधुनिकीकरण की अवधारणा ने साहित्य के एक बड़े समूह को प्रेरित किया है। आधुनिकीकरण पर एक भी दृष्टिकोण नहीं है। हम निम्नलिखित परिप्रेक्ष्यों का पता लगाएंगे। ए. आदर्श विशिष्ट। बी. प्रसारवादी। ग. मनोवैज्ञानिक। घ.
मार्क्सवादी। पहले 3 दृष्टिकोणों को अमेरिकी सोच में व्यापक रूप से अपनाया गया, खासकर 1950 और 1960 के दशक के दौरान। उन्हें महत्वपूर्ण समर्थन और ध्यान मिला। हालांकि चौथा परिप्रेक्ष्य अन्य 3 के लिए एक चुनौती के रूप में उभरा, जो उनके मौलिक सिद्धांतों की आलोचना प्रदान करता है। आदर्श विशिष्ट परिप्रेक्ष्य। इस तरह की सोच के 2 मुख्य संस्करण हैं। पैटर्न परिवर्तनीय परिप्रेक्ष्य। 2. ऐतिहासिक मंच परिप्रेक्ष्य। पैटर्न परिवर्तनीय परिप्रेक्ष्य। यह दृष्टिकोण मैक्स वेबर के आदर्श प्रकार के विचार से आता है, जिसे बाद में टैलकॉट पार्सन्स ने व्यवस्थित किया। इस दृष्टिकोण के अनुसार विकसित होने के लिए देशों को विकास और अविकसितता के लक्षणों को पहचानने की आवश्यकता है। फिर उन्हें अविकसितता की विशेषताओं को त्याग कर विकास की विशेषताओं को अपनाने की योजना बनानी चाहिए। टैलकॉट पार्सन्स से प्रेरित होकर स्मेल्सर ने बताया कि आधुनिकीकरण में 4 भाग शामिल हैं। प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाना, पारंपरिक तरीकों से वैज्ञानिक ज्ञान का उपयोग करना। 2. कृषि को और अधिक व्यावसायिक बनाना, केवल आवश्यक उत्पादन से हटकर लाभ के लिए फसलें उगाना, विशेषज्ञता और वेतनभोगी श्रम की ओर अग्रसर होना। 3. औद्योगिकरण, शारीरिक श्रम से मशीनों के उपयोग की ओर बढ़ना। 4. शहरीकरण, ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर बढ़ना। ये बदलाव एक साथ या अलग-अलग समय पर हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, कुछ उपनिवेशों में औद्योगिकरण से पहले कृषि का व्यावसायीकरण हो जाता है। लेकिन ये चारों प्रक्रियाएं पारंपरिक समाजों को समान तरीके से प्रभावित करती हैं। सबसे पहले, क्योंकि ये परिवर्तन अलग-अलग गति से होते हैं, पारंपरिक समाज संरचना में अधिक विविध हो जाते हैं। स्मेल्सर का मानना था कि एक विकसित समाज में कई विशिष्ट भाग होते हैं, जबकि एक अविकसित समाज में नहीं होते। उन्होंने भेदभाव को अधिक विशिष्ट और स्वतंत्र सामाजिक समूह बनाने की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया। यह समाज के विभिन्न क्षेत्रों जैसे अर्थव्यवस्था, परिवार, राजनीति और धर्म में होता है। संरचनात्मक भेदभाव तब होता है जब एक सामाजिक भूमिका या संगठन 2 या 2 से अधिक में विभाजित हो जाता है, जो नए समय में बेहतर काम करता है। ये नए समूह अलग-अलग हैं, लेकिन साथ मिलकर मूल समूह जैसा ही काम करते हैं। जैसे जैसे ये नए समूह बड़ी आधुनिक इकाइयां बनाने के लिए एक साथ आते हैं, नए कनेक्शन बनते हैं, जो परिवार पर आधारित नहीं होते हैं। स्मेल्सर इसे एकीकरण कहते हैं। इस विभाजन के माध्यम से बड़े पैमाने पर भय, हिंसक विस्फोट और धार्मिक या राजनीतिक आंदोलन जैसी सामाजिक समस्याएं हो सकती हैं, जो असमान परिवर्तन दिखाती हैं। इससे समाज के पुराने और नए तरीकों के बीच टकराव हो सकता है। यह वह बनाता है जिसे दुर्खीम ने एनोमी कहा है, मानदंडों का टकराव जहां लोग अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकते हैं और हिंसा या आत्महत्या जैसे हानिकारक कृत्यों की ओर रुख कर सकते हैं। जैसा कि वेबर ने दिखाया, धर्मनिरपेक्षीकरण भी मोहभंग की ओर ले जाता है, जहां मान्यताएं अर्थ खो देती हैं और निराशा घर कर जाती है। कुछ लोग कट्टरवाद और पारंपरिक मूल्यों की ओर मुड़कर आधुनिकीकरण का जवाब देते हैं। 2. ऐतिहासिक चरण परिप्रेक्ष्य। यह परिप्रेक्ष्य न केवल विकसित और अविकसित क्षेत्रों के बीच अंतर की पहचान करता है, बल्कि बीच के चरणों और उनके लक्षणों को भी रेखांकित करता है। यह अधिकतर रोस्टो और 1960 के उनके आर्थिक मॉडल से जुड़ा हुआ है। आर्थिक इतिहासकार और अमेरिकी सरकार के सलाहकार वॉल्ट रोस्टो ने 1960 में द स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, ए नॉन-कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखा था। यह इस विचार पर आधारित है कि परिवर्तन पहले के विकासवादी सिद्धांतों के समान एक विशिष्ट अनुक्रम का पालन करता है। रोस्टो ने कहा कि बदलाव आसान है और अपने आप चलता रहता है। 5 चरणीय योजना का पालन करके आर्थिक विकास हो सकता है।
उन्होंने कहा कि सभी समाज आर्थिक विकास के 5 समूहों या चरणों में से एक में फिट होते हैं। पहला चरण, पारंपरिक समाज। यहाँ प्रगति सीमित है क्योंकि विज्ञान और तकनीक उपलब्ध नहीं है। लोगों का रवैया जो होता है और शक्ति केंद्रीकृत नहीं होती है। बहुत से लोग खेती में काम करते हैं, लेकिन यह बहुत उत्पादक नहीं है। परिवार और कबीले समूह महत्वपूर्ण हैं। दूसरा चरण, टेक्स के लिए पूर्व शर्तें। यह एक संक्रमण काल है। इससे पहले कि कोई समाज औद्योगिकीकरण कर सके, कुछ चीजें होनी जरूरी है। बेहतर शिक्षा, उद्यमिता और पैसे के लिए बैंकों के साथ साथ प्रगति के लिए नए विचार सामने आने लगते हैं। परिवहन और संचार जैसी चीजों में अधिक पैसा खर्च होता है, लेकिन जीवन के पारंपरिक तरीके कायम रहते हैं, जिससे विभाजित समाज बनता है। तीसरा चरण, टेक्स। अब आर्थिक विकास को गति देने वाली नई ताकतों ने पुराने तरीकों को किनारे कर दिया है। खेती अधिक व्यवसाय जैसी हो गई है, शहर की मांगों को पूरा करने के लिए उत्पादकता बढ़ गई है और नए राजनीतिक समूह उभर रहे हैं। ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देशों में यह अवधि प्रौद्योगिकी के कारण 1700 के दशक के अंत से 1800 के मध्य तक शुरू हुई। चौथा चरण, परिपक्वता की ओर अग्रसर। यहाँ अर्थव्यवस्था बढ़ती रहती है और आधुनिक तकनीक हर जगह फैलती है। देश की कुल कमाई का लगभग 10 से 20% वापस अर्थव्यवस्था में लगा दिया जाता है। टेक अधिक आकर्षक हो गया है और भारी उद्योग पर ध्यान कम हो गया है। अब सामान बनाना केवल लोगों की जरूरतों के बारे में नहीं है, बल्कि प्रतिस्पर्धी बाजार में मुनाफा कमाने के बारे में भी है। अंतिम भाग, बड़े पैमाने पर उपभोग। इस अंतिम चरण में अर्थव्यवस्था का मुख्य भाग कारों, उपकरणों और सेवाओं जैसी चीजें बनाने पर ध्यान केंद्रित करता है जो लंबे समय तक चलती हैं। अब तक अर्थव्यवस्था इतनी विकसित हो चुकी है कि हर किसी के पास वह चीज है जो उन्हें चाहिए, और जिन लोगों को इसकी जरूरत है उनके लिए स्वास्थ्य देखभाल और सहायता जैसी चीजों के लिए अतिरिक्त पैसा है। यह तब होता है जब कल्याणकारी राज्य जैसी चीजें चलन में आती हैं, जहां सरकार अपने नागरिकों की देखभाल करने में मदद करती है। बहुत से लोग लंबे समय तक चलने वाली इन वस्तुओं और सेवाओं को खरीदना शुरू कर देते हैं। रोस्टो ने अपने सिद्धांत को न केवल पैसे के सामान के बारे में देखा, बल्कि सरकारों द्वारा चुने गए विकल्पों और उनके द्वारा निर्धारित नियमों के बारे में भी देखा। चिंतन और कार्रवाई 2.3। आधुनिकीकरण से आप क्या समझते हैं? रोस्टो द्वारा सुझाए गए आधुनिकीकरण पर आदर्श विशिष्ट परिप्रेक्ष्य ऐतिहासिक मंच परिप्रेक्ष्य से किस प्रकार भिन्न है? चिंतन और कार्रवाई 2.3। आधुनिकीकरण से आप क्या समझते हैं? रोस्टो द्वारा सुझाए गए आधुनिकीकरण पर आदर्श विशिष्ट परिप्रेक्ष्य ऐतिहासिक मंच परिप्रेक्ष्य से किस प्रकार भिन्न है? चिंतन और कार्रवाई 2.3। आधुनिकीकरण को समझना। सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में आधुनिकीकरण की अवधारणा महत्वपूर्ण चर्चा और बहस का विषय रही है। इग्नू के एक छात्र के रूप में, जिसे आधुनिकीकरण की पेचीदगियों की खोज करने का काम सौंपा गया है, इसके अर्थ में गहराई से जाना और ऐतिहासिक मंच के परिप्रेक्ष्य से इसकी तुलना करना अनिवार्य है, विशेष रूप से रोस्टो द्वारा प्रस्तावित। इस प्रतिबिंब का उद्देश्य आधुनिकीकरण की बहुमुखी प्रकृति को स्पष्ट करना, इसके विभिन्न आयामों की जांच करना और समकालीन समाज में इसके प्रभावों पर प्रकाश डालना है। आधुनिकीकरण को परिभाषित करना। आधुनिकीकरण नई प्रौद्योगिकियों, संस्थानों, विचारधाराओं और सांस्कृतिक मानदंडों को अपनाने की विशेषता वाले सामाजिक परिवर्तन की एक जटिल प्रक्रिया का प्रतीक है। इसके मूल में आधुनिकीकरण में पारंपरिक, कृषि आधारित समाजों से औद्योगिक, शहरीकृत समाजों की ओर प्रगति शामिल है। इसमें आर्थिक, राजनीतिक,
सामाजिक और सांस्कृतिक आयाम शामिल हैं, जो सामाजिक प्रणालियों के समग्र पुनर्गठन को दर्शाते हैं। आदर्श विशिष्ट परिप्रेक्ष्य बनाम ऐतिहासिक चरण परिप्रेक्ष्य। आधुनिकीकरण पर आदर्श विशिष्ट परिप्रेक्ष्य, जैसा कि मैक्स वेबर और टैलकॉट पार्सन्स जैसे विद्वानों द्वारा प्रतिपादित किया गया है, आधुनिकीकरण प्रक्रिया की सूक्ष्म समझ पर जोर देता है। इस परिप्रेक्ष्य के अनुसार आधुनिकीकरण किसी पूर्व निर्धारित समापन बिंदु की ओर एक रैखिक प्रगति नहीं है, बल्कि एक गतिशील और बहुआयामी घटना है। यह ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और प्रासंगिक कारकों के प्रभाव को स्वीकार करते हुए उन रास्तों की विविधता को पहचानता है जो समाज अपनी आधुनिकीकरण यात्रा में अपना सकते हैं। इसके विपरीत रोस्टो का ऐतिहासिक मंच परिप्रेक्ष्य आधुनिकीकरण का अधिक रैखिक और नियतात्मक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। रोस्टो का मॉडल, जो उनके मौलिक काम द स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, ए नॉन-कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में चित्रित किया गया है, अनुक्रमिक चरणों का एक सेट प्रस्तावित करता है जिसके माध्यम से सभी समाज कथित तौर पर विकसित होते हैं। इन चरणों में पारंपरिक समाज टेक्फ परिपक्वता की ओर ड्राइव और उच्च सामूहिक उपभोग की उम्र के लिए पूर्व शर्त शामिल हैं। रोस्टो की रूपरेखा आधुनिकीकरण के एक दूरसंचार दृष्टिकोण का सुझाव देती है, जिसमें समाजों से इन चरणों को एकतरफा तरीके से पार करने की उम्मीद की जाती है, जिसका समापन एक आधुनिक औद्योगिक राज्य की प्राप्ति में होता है। रोस्टो के मॉडल की आलोचना। जबकि रोस्टो का मॉडल आर्थिक विकास को समझने के लिए एक संरचित ढांचा प्रदान करता है, यह कई मोर्चों पर आलोचना का विषय रहा है। एक प्रमुख आलोचना इसके यूरो केंद्रित पूर्वाग्रह और विविध सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संदर्भों पर प्रयोज्यता से संबंधित है। रोस्टो का मॉडल बड़े पैमाने पर पश्चिमी औद्योगिक देशों के प्रक्षेप पथ को दर्शाता है, गैर पश्चिमी समाजों के अनुभवों और उनकी आधुनिकीकरण प्रक्रियाओं की जटिलताओं की उपेक्षा करता है। इसके अलावा मॉडल की रैखिक प्रगति विभिन्न समाजों द्वारा उनके आधुनिकीकरण प्रयासों में सामना किए गए विभिन्न रास्तों और संभावित असफलताओं का हिसाब देने में विफल रहती है। आधुनिकीकरण के आयाम। आधुनिकीकरण की जटिलताओं को समझने के लिए इसकी बहुआयामी प्रकृति की जांच करना आवश्यक है। आधुनिकीकरण में आर्थिक आधुनिकीकरण शामिल है, जो तकनीकी नवाचार, श्रम विभाजन और बाजारोन्मुख उत्पादन द्वारा चिह्नित कृषि आधारित अर्थव्यवस्थाओं से औद्योगिक अर्थव्यवस्थाओं में संक्रमण की विशेषता है। यह आर्थिक परिवर्तन अक्सर शहरीकरण और जनसांख्यिकीय बदलावों के साथ होता है, क्योंकि ग्रामीण आबादी रोजगार के अवसरों की तलाश में शहरी केंद्रों की ओर पलायन करती है। इसके अलावा आधुनिकीकरण में राजनीतिक आधुनिकीकरण शामिल है, जिसमें शासन संरचनाओं का लोकतंत्रीकरण, कानून के शासन की स्थापना और व्यक्तिगत अधिकारों और स्वतंत्रता की सुरक्षा शामिल है। इस प्रक्रिया में लोकतांत्रिक आदर्शों और संस्थानों का प्रसार शामिल हो सकता है, भले ही विभिन्न संदर्भों में कार्यान्वयन में भिन्नता हो। इसके अतिरिक्त सामाजिक आधुनिकीकरण में सामाजिक संरचनाओं, मूल्यों और मानदंडों में परिवर्तन शामिल हैं, जैसे पारंपरिक रिश्तेदारी संबंधों का क्षरण और व्यक्तिवाद और धर्मनिरपेक्षता का उदय। सांस्कृतिक आधुनिकीकरण संचार और परिवहन प्रौद्योगिकियों में प्रगति द्वारा सुगम नए विचारों, विश्वासों और सांस्कृतिक प्रथाओं के प्रसार से संबंधित है। इसमें उपभोक्ता संस्कृति, जनसंचार माध्यमों और लोकप्रिय मनोरंजन का प्रसार शामिल हो सकता है, जिससे सांस्कृतिक समरूपीकरण या संकरण हो सकता है। हालांकि सांस्कृतिक आधुनिकीकरण की जटिलताओं को पहचानना महत्वपूर्ण है, जिसमें सांस्कृतिक आधिपत्य का प्रतिरोध और स्थानीय परंपराओं और पहचान की दृढ़ता शामिल है। आधुनिकीकरण की चुनौतियां और निहितार्थ। जहां आधुनिकीकरण आर्थिक समृद्धि, तकनीकी उन्नति और सामाजिक प्रगति का वादा करता है, वहीं यह कई चुनौतियां और निहितार्थ भी उत्पन्न करता है। तेजी से शहरीकरण और औद्योगीकरण सामाजिक आर्थिक असमानताओं को बढ़ा सकता है, जिससे धन वितरण,
संसाधनों तक पहुंच और सामाजिक गतिशीलता के अवसरों में असमानताएं पैदा हो सकती हैं। इसके अलावा पारंपरिक सामाजिक संरचनाओं और सांस्कृतिक मानदंडों का क्षरण अव्यवस्था और अलगाव की भावना पैदा कर सकता है, जो सामाजिक अशांति और पहचान संकट में योगदान दे सकता है। इसके अलावा आधुनिकीकरण के पर्यावरणीय परिणाम, जिनमें संसाधनों की कमी, प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन शामिल हैं, मानव सभ्यता के लिए अस्तित्व संबंधी खतरे पैदा करते हैं। इन चुनौतियों से निपटने के लिए प्रचलित विकास प्रतिमानों के पुनर्मूल्यांकन की आवश्यकता है, जिसमें स्थिरता, न्यायसंगत विकास और लचीलेपन पर जोर दिया जाए। निष्कर्षतः आधुनिकीकरण आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक आयामों को शामिल करते हुए सामाजिक परिवर्तन की एक बहुमुखी प्रक्रिया का प्रतीक है। जबकि आदर्श विशिष्ट परिप्रेक्ष्य आधुनिकीकरण प्रक्षेप पथ की जटिलता और विविधता को स्वीकार करता है, रोस्टो के मॉडल जैसे ऐतिहासिक चरण परिप्रेक्ष्य आधुनिकीकरण प्रक्रिया का अधिक नियतात्मक दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं। रोस्टो के मॉडल की आलोचना आधुनिकीकरण की बारीकियों और विविध सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संदर्भों में इसकी प्रयोज्यता को पकड़ने में इसकी सीमाओं को रेखांकित करती है। आधुनिकीकरण को समझने के लिए इसके आयामों, चुनौतियों और निहितार्थों की सूक्ष्म सराहना की आवश्यकता होती है, क्योंकि समाज 21वीं सदी में विकास की जटिलताओं से जूझ रहा है। प्रसारवादी परिप्रेक्ष्य। इस तरह की सोच विकास को एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में देखती है जहां सांस्कृतिक चीजें अमीर देशों से गरीब देशों तक फैलती हैं। इससे पता चलता है कि अमीर देशों की मदद के बिना गरीब देश बेहतर नहीं हो सकते। पैसा, प्रौद्योगिकी, ज्ञान, कौशल और मूल्य जैसी चीजें अमीर देशों से गरीब देशों की ओर बढ़ती हैं। इस विचार को मानने वाले लोग अमीर देशों से मिलने वाली मदद को अच्छी बात मानते हैं। उन्हें लगता है कि अमीर देश गरीबों की मदद के लिए बलिदान दे रहे हैं। यदि कोई समाज उनकी अपेक्षा के अनुरूप आधुनिक और विकसित नहीं हो पाता है, तो वे इसका दोष गरीब समाज की समस्याओं, जैसे बहुत अधिक लोगों, पारंपरिक मान्यताओं या पुराने जमाने की संस्थाओं को देते हैं। मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य। यह विचार मुख्य रूप से मैक्लेलैंड, कुंकेल, हेगन और अन्य से जुड़ा हुआ है। मैक्लेलैंड का कहना है कि जिन समाजों में लोग ऊंचे लक्ष्य रखते हैं, वहां बहुत सारे ऊर्जावान व्यवसाय मालिक होंगे। ये व्यवसाय स्वामी अर्थव्यवस्था को तेजी से बढ़ने में मदद करेंगे। जब लोगों के लक्ष्य ऊंचे होते हैं, तो वे ऐसे तरीके से कार्य करते हैं जो उन्हें व्यवसाय चलाने में अच्छा बनाते हैं। तो इस विचार के अनुसार आर्थिक और सांस्कृतिक विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी समाज में लोग चीजों को हासिल करना चाहते हैं। इससे योजनाबद्ध और केंद्रित वृद्धि और विकास होता है। मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य। यह विचार मार्क्सवाद की मूल मान्यताओं का अनुसरण करता है। इसमें कहा गया है कि कुछ देश वैश्विक पूंजीवादी व्यवस्था के कारण गरीब हैं। इस दृष्टिकोण के अनुसार कुछ देशों के गरीब और अन्य देशों के अमीर होने का कारण पूंजीवाद है। इसमें कहा गया है कि अमीर पूंजीवादी देशों और गरीब देशों के बीच संबंध मैत्रीपूर्ण और मददगार नहीं है। इसके बजाय अमीर देश गरीबों को सहायता और कौशल जैसी चीजों से मदद करने का दिखावा करके गुप्त तरीकों से उन्हें नियंत्रित करते हैं। लेकिन वास्तव में वे औपनिवेशिक काल की तरह गरीब देशों को अपने ऊपर निर्भर बना रहे हैं। यह दृष्टिकोण सहायता को एक बड़ी समस्या के रूप में देखता है जो गरीब देशों को बेहतर होने से रोकता है। इस दृष्टिकोण के समर्थकों का तर्क है कि धनी पूंजीवादी देशों में शासक अभिजात वर्ग द्वारा अपनाई जाने वाली विकास रणनीतियां अमीरों के हितों को प्राथमिकता देती हैं। उनका सुझाव है कि सफल विकास नीतियों को श्रमिक वर्ग के लाभ पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। आधुनिकीकरण सिद्धांतों के आलोचक। आधुनिकीकरण सिद्धांतों की खूबियों की जांच करते समय
यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि इन विचारों को 1950 के दशक में लोकप्रियता मिली, लेकिन 1970 के दशक में इसमें गिरावट आई। इससे पता चलता है कि उनकी कमजोरियां उनकी शक्तियों पर भारी पड़ सकती हैं, अन्यथा वे आज भी प्रासंगिक होती। ताकत। आधुनिकीकरण सिद्धांत की मुख्य ताकत इसकी सरलता है। यह पश्चिम को विकास के एक मॉडल के रूप में प्रस्तुत करता है, जिसमें पश्चिमी इतिहास के आधार पर अनुसरण करने के लिए एक स्पष्ट मार्ग है। पारंपरिक समाज आधुनिकता की ओर अन्य सफल परिवर्तनों से सीख सकते हैं और तदनुसार अनुकूलन कर सकते हैं। हालांकि व्यवहार में आधुनिक समाजों से सहायता अक्सर सीमित होती है। विचार यह है कि पश्चिमी विकास की नकल करने से प्रगति हो सकती है। इस अवधारणा को पहले पश्चिमीकरण कहा जाता था, लेकिन आधुनिकीकरण कम पूर्वाग्रह रखता है और विकासशील देशों के लिए अधिक आकर्षक है, जो अपनी सांस्कृतिक पहचान को संरक्षित करना चाहते हैं। कमजोरियां। हालांकि आधुनिकीकरण सिद्धांत की ताकतें इसकी कमजोरियों को भी सामने लाती हैं। उनमें से कुछ यहाँ हैं। आंतरिक रूप से विकसित होकर प्रगति करने वाले समाज का सरल विचार आज की जटिल दुनिया के लिए बहुत बुनियादी है। आधुनिक समाजों के अस्तित्व की आकांक्षा का तात्पर्य दुनिया के विभिन्न हिस्सों के बीच मौजूदा संचार और सहयोग से है, हालांकि यह उतना चरम नहीं है जितना कि निर्भरता सिद्धांतकार सुझाव देते हैं। समाज के संगठन में महत्वपूर्ण संबंध होते हैं, जिससे लक्ष्य समाज को केवल एक आंतरिक इकाई के रूप में देखना असंभव हो जाता है। आज के वैश्विक गांव में अंतर्राष्ट्रीय कारक अपरिहार्य हैं। इसे संबोधित करने के लिए कुछ विचारक प्रसारवाद का प्रस्ताव करते हैं, जो आधुनिकीकरण के साथ समानताएं साझा करता है, लेकिन आधुनिक और पारंपरिक समाजों के बीच विचारों, उत्पादों और कार्यबल के आदान प्रदान को स्वीकार करता है। संस्कृति अप्रत्याशित रूप से और तेजी से बदल सकती है, कभी-कभी योजना के अनुसार नहीं। हालांकि आधुनिकीकरण पारंपरिक को आधुनिक से बदल सकता है। क्रांतियों में समय लगता है और ये तात्कालिक नहीं होती है। एक और आलोचना यह है कि जहां विकासशील देश अपनी सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक संरचनाओं को विकसित देशों के साथ संरेखित करने का प्रयास करते हैं, वहीं आधुनिकीकृत देश के समान या तेज दर से विकास जारी रखने की संभावना है। हालांकि वैश्विक समानता आधुनिकीकरण सिद्धांत का एक विशिष्ट लक्ष्य नहीं है, यह विकास का एक लक्ष्य है जिसे आगे बढ़ाया जाना चाहिए। यदि आधुनिकीकरण जैसे स्थापित सिद्धांतों के माध्यम से अंतर को कम करना आसान नहीं है, तो यह विकास के मुद्दों का पूर्ण समाधान नहीं है। कुछ लोगों का तर्क है कि आधुनिकीकरण सिद्धांत, जो मुख्य रूप से पश्चिम से आता है, का मानना है कि विकासशील देशों को उन्नत पूंजीवादी समाजों का दर्पण होना चाहिए। रोस्टो जैसे विचारक अन्य विकल्पों या परिणामों पर विचार किए बिना मानते हैं कि पूंजीवाद को अपनाना अविकसित देशों के लिए सही रास्ता है। रोस्टो के दृष्टिकोण को टेलियोलॉजिकल होने के कारण आलोचना का सामना करना पड़ा है, जिसका अर्थ है कि यह विकास को पूर्व निर्धारित उद्देश्य के साथ घटनाओं के अपरिहार्य अनुक्रम के रूप में देखता है। उनके मॉडल में नीतियां जानबूझकर चुनी जाने के बजाय विकास से उत्पन्न होती हैं, जो कई लोगों को अस्वीकार्य लगती है। आलोचकों का तर्क है कि रोस्टो के विकास के चरण ओवरलैप होते हैं और वह बाधाओं को नजरअंदाज करते हैं। उन्हें उनका दृष्टिकोण वैचारिक रूप से अस्पष्ट और सतही लगता है। टेक्फ चरण में केवल कृषि से अन्य क्षेत्रों में स्थानांतरित होना पर्याप्त नहीं है, जबकि डेनमार्क, कनाडा और फ्रांस जैसे कुछ देशों ने रोस्टो की कल्पना के अनुसार यह बदलाव किया। रूस, स्वीडन और जर्मनी जैसे अन्य देशों ने ऐसा नहीं किया। रोस्टो ने इस चरण में असफलताओं और संकटों को भी नजरअंदाज कर दिया। इसके अलावा रोस्टो ने इस बात पर विचार नहीं किया कि अर्थव्यवस्थाएं चरणों को छोड़ सकती हैं या प्रत्येक चरण से गुजरे बिना अंतिम चरण तक पहुंच सकती हैं। उदाहरण के लिए,
कनाडा और ऑस्ट्रेलिया परिपक्वता से पहले बड़े पैमाने पर खपत तक पहुंच गए। हाल ही में तेल समृद्ध देशों में भी एक प्रवृत्ति देखी गई है। प्रत्येक देश की विकास सीमाएं होती हैं। भले ही कोई राष्ट्र पश्चिमी मानकों तक नहीं पहुंचा है, फिर भी उसके संसाधन, जनशक्ति और पूंजी समाप्त हो जाने पर भी उसे पूर्ण रूप से विकसित माना जा सकता है। रोस्टो का मॉडल विशेष रूप से कम विकसित देशों में बेरोजगारी, अल्परोजगार, गरीबी, अपर्याप्त बुनियादी ढांचे और सरकारी संरचना जैसे महत्वपूर्ण कारकों को नजरअंदाज करता है। आधुनिकीकरण सिद्धांत के विचार का एक बड़ा प्रतिद्वंद्वी है, जिसे निर्भरता का सिद्धांत कहा जाता है। यह सिद्धांत वैश्विक स्तर पर विकास के मुद्दों को देखता है और कहता है कि समस्याएं सिर्फ एक देश के भीतर से नहीं हैं, बल्कि धनी देशों द्वारा स्थापित वैश्विक संरचनाओं के कारण भी हैं। आंद्रे गुंडर फ्रैंक, एक समाजवादी, इस बारे में बात करते हैं कि कैसे विश्व संबंध एक श्रृंखला की तरह हैं, जो सबसे शक्तिशाली देश, आमतौर पर संयुक्त राज्य अमेरिका, से शुरू होते हैं और सबसे कमजोर देशों तक जाते हैं, जो उनके ऊपर की हर चीज पर निर्भर होते हैं। फ्रैंक का कहना है कि जब कोई देश विकसित नहीं हो पाता तो ये निर्भरता संबंध समस्या बन जाते हैं। ऊपर के मजबूत देश नीचे के कमजोर देशों को नियंत्रित करते हैं, जिससे उनकी वृद्धि सीमित हो जाती है। यह सिद्धांत वास्तविक जीवन में दिखाई देता है, विशेषकर गरीब देशों को सहायता के मामले में। शर्तें अक्सर इतनी कठिन होती हैं कि प्राप्तकर्ता देश देने वाले के नियंत्रण में रहता है। फ्रैंक का मानना है कि इन निर्भरता वाले रिश्तों से छुटकारा पाना ही विकास की कुंजी है। लेकिन यह विचार बहुत समाजवादी है, क्योंकि इसका मतलब अधिक खुली और विविध वैश्विक व्यवस्था है, जो पारंपरिक पूंजीवाद के खिलाफ है। आधुनिकीकरण सिद्धांत का लिंक सरल है। दोनों के अपने अच्छे बिंदु हैं, लेकिन वे पूरी तरह से अलग हैं। कोई किसे पसंद करता है, यह उनकी आस्था पर निर्भर करता है। जो लोग पूंजीवाद को पसंद करते हैं, वे संभवतः आधुनिकीकरण सिद्धांत को अपनाएंगे, जबकि मार्क्सवादी निर्भरता सिद्धांतों पर टिके रहेंगे। केवल पूर्णतया तटस्थ व्यक्ति ही दोनों का निष्पक्ष मूल्यांकन कर सकता है। अंत में यह देखा गया है कि आधुनिकीकरण सिद्धांत ने वास्तव में कोई दृश्य परिवर्तन नहीं लाया है। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि पिछले 50 वर्षों में कोई विकास नहीं हुआ है, बल्कि इसलिए कि सिद्धांत स्वयं अस्पष्ट हैं। आधुनिकीकरण सिद्धांत इस बात का स्पष्ट विचार नहीं देता कि क्या होना चाहिए या कैसे होना चाहिए। यह विकासशील समाज को प्रेरित करने के लिए अच्छा है, लेकिन यह संपूर्ण समाधान नहीं है। हमें इंतजार करना होगा और देखना होगा कि वास्तव में क्या काम करता है। चिंतन और क्रिया 2.4 विकास के निर्भरता सिद्धांत की अपनी समझ के आधार पर आधुनिकीकरण की आलोचना लिखें। शीर्षक: आधुनिकीकरण का पुनरावलोकन, निर्भरता सिद्धांत के लेंस के माध्यम से एक आलोचना। परिचय: विकास अध्ययन के क्षेत्र में आधुनिकीकरण सिद्धांत और इसके निहितार्थों पर चर्चा व्यापक बहस का विषय रही है। 20वीं सदी के मध्य में उत्पन्न आधुनिकीकरण सिद्धांत का मानना है कि समाज विकास की दिशा में रैखिक चरणों की एक श्रृंखला के माध्यम से प्रगति करता है, जिसमें औद्योगीकरण, शहरीकरण और तकनीकी प्रगति के प्रमुख मार्कर हैं। हालांकि यह परिप्रेक्ष्य आलोचना का विषय रहा है, विशेषकर निर्भरता सिद्धांत के दृष्टिकोण से। यह आलोचना वैश्विक विकास की जटिलताओं को समझने में इसकी प्रासंगिकता पर प्रकाश डालते हुए निर्भरता सिद्धांत के ढांचे के माध्यम से आधुनिकीकरण सिद्धांत की कमियों को उजागर करने का प्रयास करती है। आधुनिकीकरण सिद्धांत को समझना। आधुनिकीकरण सिद्धांत द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के युग में उभरा, जिसका वॉल्ट रोस्टो और टैलकॉट पार्सन्स जैसे सिद्धांतकारों ने समर्थन किया। इसके मूल में आधुनिकीकरण सिद्धांत इस बात पर जोर देता है कि समाज एक रेखीय पथ पर विकसित होता है, जो पारंपरिक कृषि अर्थव्यवस्था से आधुनिक औद्योगिक अर्थव्यवस्था में परिवर्तित होता है।
माना जाता है कि यह प्रगति, तकनीकी नवाचार, शिक्षा और सांस्कृतिक परिवर्तन जैसे आंतरिक कारकों से प्रेरित है। इस परिप्रेक्ष्य के अनुसार विकास पश्चिमीकरण का पर्याय है। पश्चिमी समाज प्रगति और आधुनिकता के प्रतीक के रूप में कार्य करता है। निर्भरता सिद्धांत से आलोचना। दूसरी ओर, निर्भरता सिद्धांत विशेष रूप से वैश्विक दक्षिण में राष्ट्रों के विकास पथ को आकार देने में बाहरी ताकतों की भूमिका पर जोर देकर आधुनिकीकरण सिद्धांत की मान्यताओं को चुनौती देता है। 1960 और 1970 के दशक में आंद्रे गुंडर फ्रैंक और फर्नांडो हेनरिक कार्डोसो जैसे विद्वानों द्वारा विकसित निर्भरता सिद्धांत का मानना है कि अविकसित देशों का आर्थिक विकास वैश्विक पूंजीवादी व्यवस्था के भीतर उनकी अधीनस्थ स्थिति से बाधित होता है। आधुनिकीकरण सिद्धांत के विरुद्ध निर्भरता सिद्धांतकारों द्वारा की गई मौलिक आलोचनाओं में से एक इसका यूरोसेंट्रिक पूर्वाग्रह है। आधुनिकीकरण सिद्धांत उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद द्वारा कायम ऐतिहासिक और संरचनात्मक असमानताओं को नजरअंदाज करता है। इसके बजाय पश्चिमी विकास को प्रगति के लिए एक सार्वभौमिक मॉडल के रूप में प्रस्तुत करता है। निर्भरता सिद्धांतकारों का तर्क है कि यह दृष्टिकोण शोषण और अविकसितता की विरासत को नजरअंदाज करता है, जो औपनिवेशिक समाजों की वास्तविकताओं को आकार देना जारी रखता है। इसके अलावा निर्भरता सिद्धांत वैश्विक उत्तर और वैश्विक दक्षिण के बीच असममित शक्ति संबंधों पर प्रकाश डालता है। अविकसितता को बनाए रखने में आर्थिक वर्चस्व और असमान विनिमय की भूमिका पर जोर देता है। इस परिप्रेक्ष्य के अनुसार ग्लोबल नॉर्थ की आर्थिक समृद्धि ग्लोबल साउथ के अविकसितता पर आधारित है, जैसा कि संसाधनों के निष्कर्षण, असमान व्यापार संबंधों और नवोदारवादी नीतियों को लागू करने से प्रमाणित होता है। निर्भरता सिद्धांतकार आधुनिकीकरण सिद्धांत द्वारा प्रचारित कैचअप विकास की धारणा की भी आलोचना करते हैं। उनका तर्क है कि पश्चिमी शैली के औद्योगिकरण का अनुसरण मौजूदा असमानताओं को बढ़ा सकता है और विदेशी पूंजी और प्रौद्योगिकी पर निर्भरता को कायम रख सकता है। इसके बजाय वे विकास के वैकल्पिक रास्तों की वकालत करते हैं, जो आत्मनिर्भरता, स्थानीय स्वायत्तता और संसाधनों के पुनर्वितरण को प्राथमिकता देते हैं। इसके अलावा निर्भरता सिद्धांत वैश्विक पूंजीवादी व्यवस्था द्वारा लगाए गए संरचनात्मक बाधाओं पर प्रकाश डालता है, जो स्वतंत्र विकास रणनीतियों को आगे बढ़ाने के लिए विकासशील देशों की एजेंसी को सीमित करता है। वैश्विक पूंजीवाद की अनिवार्यताओं से प्रेरित निर्यातोन्मुख विकास और ऋण निर्भरता पर जोर अविकसितता और निर्भरता के चक्र को कायम रखता है। नीति और व्यवहार के लिए निहितार्थ। निर्भरता सिद्धांत के लेंस के माध्यम से आधुनिकीकरण सिद्धांत की आलोचना का विकास नीति और अभ्यास पर गहरा प्रभाव पड़ता है। यह सतत विकास को बढ़ावा देने के प्रयासों में उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद की संरचनात्मक असमानताओं और ऐतिहासिक विरासतों को संबोधित करने के महत्व को रेखांकित करता है। विकास के पश्चिमी मॉडल पर आधारित एक आकारस्भी के लिए फिट दृष्टिकोण अपनाने के बजाय नीति निर्माताओं को विभिन्न समाजों की विविध आवश्यकताओं और संदर्भों को पहचानना चाहिए। इसके अलावा आधुनिकीकरण सिद्धांत की आलोचना वैकल्पिक ढांचे की आवश्यकता पर प्रकाश डालती है, जो समानता, सामाजिक न्याय और पर्यावरणीय स्थिरता को प्राथमिकता देती है। इसमें स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा देना, सामाजिक कल्याण प्रणालियों को मजबूत करना और वैश्विक पूंजीवाद के आधिपत्य को चुनौती देना शामिल है। इसके अतिरिक्त यह निर्भरता को चुनौती देने और आपसी विकास को बढ़ावा देने के साधन के रूप में दक्षिण सहयोग और एकजुटता को बढ़ावा देने के महत्व को रेखांकित करता है। निष्कर्ष में निर्भरता सिद्धांत के लेंस के माध्यम से आधुनिकीकरण सिद्धांत की आलोचना वैश्विक विकास की जटिलताओं पर एक मूल्यवान परिप्रेक्ष्य प्रदान करती है। बाहरी ताकतों, ऐतिहासिक विरासतों और संरचनात्मक असमानताओं की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए निर्भरता सिद्धांत आधुनिकीकरण सिद्धांत की सरलीकृत धारणाओं को चुनौती देता है और अविकसितता और निर्भरता की गतिशीलता में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है।
आगे बढ़ते हुए विकास के अधिक न्यायसंगत, समावेशी और टिकाऊ रूपों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इन अंतर्दृष्टि को विकास प्रवचन और अभ्यास में शामिल करना आवश्यक है। विकास, स्थितियां एवं बाधाएं। सामाजिक परिवर्तन, आधुनिकीकरण और आधुनिकीकरण सिद्धांतों पर चर्चा करने के बाद अब विकास के बारे में बात करते हैं। विकास की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं है। यह एक ऐसा शब्द है जो अलग अलग होता है और इसका अलग अलग मतलब हो सकता है, जैसे आर्थिक विकास, अर्थव्यवस्था में बदलाव, औद्योगिकरण, पूंजीवाद या समाजवाद, आत्म सुधार और विभिन्न स्तरों पर आत्मनिर्भरता, व्यक्तिगत, राष्ट्रीय, क्षेत्रीय या सांस्कृतिक। इन विविधताओं के बावजूद अधिकांश लोग इस बात से सहमत हैं कि विकास मनुष्यों के इर्द गिर्द घूमता है और आर्थिक विकास मानव विकास हासिल करने का एक तरीका मात्र है। विकास तब होता है जब कोई समाज अवसरों और चुनौतियों से निपटने के लिए अपने लोगों और संसाधनों को व्यवस्थित कर सकता है। विद्वान अक्सर इस बात पर गौर करते हैं कि खानाबदोश शिकार से लेकर आधुनिक समय तक समाज किस तरह नई गतिविधियों और विचारों को अपनाते हुए आगे बढ़ा है। विकास 4 प्रकार के संसाधनों पर निर्भर करता है: शारीरिक, सामाजिक, मानसिक और मनोवैज्ञानिक। जबकि कुछ संसाधन सीमित हैं, भौतिक संसाधनों की तरह बेहतर संगठन और ज्ञान इनपुट के साथ संसाधनों की उत्पादकता बढ़ जाती है। विकास के लिए मानव संसाधन सबसे महत्वपूर्ण हैं। समय के साथ विकसित होने वाली सामाजिक संस्थाएं भी सामाजिक संपर्क की आवृत्ति, तीव्रता और दक्षता को बढ़ाकर विकास को आगे बढ़ाती हैं। यह विकास 3 चरणों से होकर गुजरता है: शारीरिक, महत्वपूर्ण और मानसिक। प्रत्येक की विशेषता प्रमुख संगठनात्मक प्रकार होती है। शहरीकरण, पैसा और विकास में इंटरनेट की भूमिका। शहर ऐसे स्थान हैं जहां लोग, गतिविधियां, संसाधन और बुनियादी ढांचे एक साथ आते हैं और गहन रूप से बातचीत करते हैं, जिससे बाजारों के उद्भव को बढ़ावा मिलता है और बढ़ी हुई आबादी और शहरी घनत्व के माध्यम से मशीनीकरण को बढ़ावा मिलता है। पैसा एक सामाजिक माध्यम के रूप में कार्य करता है, आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाता है और व्यक्तियों को भूमि पर निर्भरता से मुक्त करता है। इस प्रकार लेनदेन की आवृत्ति और गति में वृद्धि होती है, अधिक उत्पादकता को प्रोत्साहित किया जाता है और समय और स्थान की सीमाओं पर काबू पाया जाता है। इंटरनेट विभिन्न क्षेत्रों में तेजी से और अधिक कुशल सूचना विनिमय के माध्यम से वैश्वीकरण की सुविधा प्रदान करके भौगोलिक बाधाओं पर काबू पाने और बातचीत को बढ़ाकर उच्च सामाजिक उत्पादकता और विकास के लिए मानसिक स्तर पर एक समान कार्य करता है। विकास के लिए आवश्यक परिस्थितियां। समाज के लिए नए विकास उद्यम शुरू करने के लिए अतिरिक्त ऊर्जा का होना, अवसरों के प्रति जागरूक रहना और प्रगति की इच्छा रखना आवश्यक है। यह प्रक्रिया सीधी नहीं है। ये 3 कारक जटिल तरीकों से परस्पर क्रिया करते हैं, जिससे नई गतिविधियों के लिए बढ़ती इच्छा पैदा होती है। जब लोग कुछ हासिल करते हैं, तो इससे ऊर्जा और अधिक उपलब्धियों की इच्छा जागृत होती है। यह ऊर्जा उन्हें अधिक सतर्क और जागरूक भी बनाती है। दूसरे क्या कर रहे हैं, यह देखना उन्हें और अधिक की आकांक्षा करने के लिए प्रेरित करता है और ऊर्जावान ढंग से कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। यह चक्र स्वयं को सुदृढ़ करता रहता है, समाज को आगे बढ़ाता रहता है। हालांकि प्रत्येक नई उपलब्धि संतुष्टि और सुरक्षा की भावना भी लाती है, जो आगे के प्रयास के दबाव को कम करती है। इच्छा और संतुष्टि के बीच इस वैकल्पिक पैटर्न के कारण कभी-कभी प्रगति धीमी हो जाती है। जब ये 3 कारक सही मात्रा में मौजूद होते हैं, तो समाज अवचेतन रूप से बदलाव के लिए तैयार होता है। आइए उनमें से प्रत्येक को करीब से देखें। ऊर्जा। विकास के लिए अतिरिक्त ऊर्जा का होना महत्वपूर्ण है। जैसे भौतिक और जैविक प्रतिक्रियाएं उत्प्रेरक और पोषक तत्वों जैसी कुछ स्थितियों पर निर्भर करती हैं, वैसे ही सामाजिक विकास नए विचारों,
अवसरों के बारे में जागरूकता, परिवर्तन की आकांक्षाओं और सहायक वातावरण पर निर्भर करता है। विकास सामाजिक रचनात्मकता का एक रूप है। समाज को नई चीजें आजमाने, जोखिम लेने, परिवर्तन के प्रतिरोध पर काबू पाने, मानकों में सुधार करने, नए कौशल सीखने और बेहतर संगठन बनाने के लिए बहुत सारी रचनात्मक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। सामाजिक संगठन के एक स्तर से दूसरे स्तर पर संक्रमण के लिए अतिरिक्त ऊर्जा संचय करने की आवश्यकता होती है, जैसे तरल को गैस में बदलना। विकास तब होता है जब इस अधिशेष ऊर्जा को उच्च स्तर पर व्यवस्थित किया जाता है, न कि केवल क्षैतिज रूप से विस्तार करने पर खर्च किया जाता है। नेपोलियन, चर्चिल, गांधी जैसे उल्लेखनीय नेता और कार्नेगी, फोर्ड और एडिसन जैसे बिजनेस मुगल, जिन्होंने नवप्रवर्तन के लिए अथक प्रयास किया, इस अतिरिक्त ऊर्जा का उदाहरण हैं। सिलिकॉन वैली जैसे बढ़ते संगठन भी इस विशेषता को प्रदर्शित करते हैं। आप इस ऊर्जा को दुनिया भर के हलचल भरे शहरों में देख सकते हैं, जो उन्नत विकास या इसकी शुरुआत का संकेत देता है। अधिशेष ऊर्जा का महत्व दो स्थितियों में सबसे स्पष्ट रूप से दिखाया गया है जहां यह खुद को विकसित या प्रदर्शित नहीं कर सकती है: युद्ध और तानाशाही। युद्ध बुनियादी ढांचे को गड़बड़ा देता है, उत्पादन और व्यापार को बाधित करता है और देश की ऊर्जा और संसाधनों को नष्ट कर देता है। युद्ध का डर प्रगति के बजाय ऊर्जा को आत्मरक्षा पर केंद्रित रखता है। तानाशाही कार्रवाई को निर्देशित करने के लिए जबरदस्ती का उपयोग करके विकास प्रयासों को एक निश्चित सीमा तक आगे बढ़ा सकती है, लेकिन यह नए विचारों और पहलों को स्वतंत्र रूप से उभरने से भी रोकता है, जो सामाजिक प्रगति के लिए महत्वपूर्ण है। यह आज्ञाकारिता सुनिश्चित कर सकता है, लेकिन उद्यमशीलता या नवाचार को प्रोत्साहित नहीं करता है। पश्चिमी यूरोप में सामंतवाद के पतन ने व्यापारिक युग की शुरुआत करने और महान यूरोपीय वाणिज्यिक साम्राज्यों के निर्माण में एक बड़ी भूमिका निभाई। राजशाही से लोकतंत्र की ओर बढ़ने से समाज स्थिर हुआ और औद्योगिक क्रांति के लिए मंच तैयार हुआ। लोकतंत्र ने विचारों को स्वतंत्र रूप से प्रवाहित करके और संपत्ति के अधिकारों की रक्षा करके व्यक्तियों को कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित करके नवाचार को बढ़ावा दिया। सामाजिक ऊर्जा संभावित ऊर्जा की तरह विकसित होती है, जो नई गतिविधियों में फूटने की प्रतीक्षा करती है, लेकिन इसे क्रियान्वित करने के लिए एक दूसरी शर्त की जरूरत है: नए अवसरों और चुनौतियों के प्रति जागरूकता। अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहे समाजों के पास बाहर देखने और यह देखने का समय या प्रवृत्ति नहीं है कि अन्य समाज क्या कर रहे हैं। जब जीवन अधिक आरामदायक और स्थिर हो जाता है, तो समाज दुनिया भर में क्या हो रहा है उस पर ध्यान देना शुरू कर देता है। कभी-कभी बाहरी प्रभाव जागरूकता को मजबूर करते हैं, जैसे कि जब पूर्व औद्योगिक यूरोप में अंग्रेजी सामानों की बाढ़ आ गई थी, या जब 19वीं शताब्दी में एक आधुनिक अमेरिकी बेड़ा टोक्यो बंदरगाह पर पहुंचा था। विकास तब गति पकड़ता है जब बेहतर संचार और परिवहन के कारण अन्यत्र क्या हो रहा है इसकी जानकारी तेज और अधिक विश्वसनीय हो जाती है। प्रिंटिंग प्रेस के कारण अधिक किताबें और समाचार पत्र सामने आए। 15वीं शताब्दी में नेविगेशन सहायता ने अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग को बढ़ावा दिया और 19वीं शताब्दी में रेलवे, टेलीग्राफ और टेलीफोन का उदय हुआ। 20वीं सदी में रेडियो, फिल्म, टेलीविजन, कंप्यूटर और उपग्रहों ने सूचना का और प्रसार किया। आज दुनिया भर में 60,000 से अधिक समाचार पत्र प्रकाशित होते हैं, जिनमें 8,000 दैनिक समाचार पत्र शामिल हैं, जो 1.5 अरब पाठकों तक पहुंचते हैं। प्रगति की चाहत। समाज को आगे बढ़ने के लिए उच्च स्तर पर सुधार की प्रबल इच्छा या आवश्यकता महसूस होनी चाहिए। यही चाहत लोगों को एक संभावना को हकीकत में बदलने के लिए प्रेरित करती है। सामाजिक विकास तब होता है जब सामूहिक बेहतर प्रदर्शन करना चाहता है। जैसे जैसे समाज अपने परिवेश और अपनी क्षमता के प्रति अधिक जागरूक होता जाता है, उसकी प्रगति की इच्छा और दृढ़ संकल्प बढ़ता जाता है।
जितना अधिक समाज जानता है कि वह क्या हासिल कर सकता है, उतना ही अधिक वह हासिल करना चाहता है। जब लोग अपने जैसे दूसरों को कुछ हासिल करते हुए देखते हैं, तो यह उन्हें भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करता है। लेकिन अगर उपलब्धि हासिल करने वाला अलग पृष्ठभूमि से है, तो उनकी सफलता का प्रभाव समान नहीं हो सकता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई धनी किसान नई फसलें और तरीके अपनाता है, तो उसी क्षेत्र के छोटे किसान उसका अनुसरण नहीं कर सकते हैं। उम्र, सामाजिक स्थिति, धन और व्यवसाय जैसी चीजें यह निर्धारित करती हैं कि लोग समाज में खुद को कैसे देखते हैं। हालांकि आजकल इसमें काफी बदलाव आ रहा है। अतीत में विभिन्न समाजों और समूहों में विकास की आकांक्षा के विभिन्न स्तर थे, लेकिन अब यह बदल रहा है। पिछले 50 वर्षों में प्रगति का विचार और इसकी इच्छा तेजी से देशों और सामाजिक स्तरों पर फैल रही है। हार्लन क्लीवलैंड ने इसे बढ़ती उम्मीदों की क्रांति कहा, जिसे उन्होंने 1950 के दशक की शुरुआत में पूर्वी एशिया में घटित होते देखा था। उपनिवेशवाद की समाप्ति और लोकतंत्र के प्रसार के बाद से यह क्रांति दुनिया भर में फैल गई है, जिससे लाखों लोगों के लिए शिक्षा, बेहतर जीवन स्तर और अवसरों की मांग पैदा हुई है। प्रगति की यह सार्वभौमिक इच्छा ही एक बड़ा कारण है कि विकास तेजी से हो रहा है। योजनाबद्ध विकास प्रयासों के लिए इस विचार का महत्वपूर्ण निहितार्थ है। इसका मतलब है कि विकास को गति देने के सरकारी प्रयास केवल वहीं काम करेंगे जहां लोग पहले से ही चाहते हैं और इसके लिए तैयार हैं। कई सुविचारित विकास योजनाएं विफल हो जाती हैं क्योंकि नेता उन चीजों को हासिल करने की कोशिश करते हैं जिनके लिए लोग अभी तक तैयार नहीं हैं। इन मामलों में योजनाएं समाज को भविष्य के लिए तैयार करने में मदद कर सकती हैं, लेकिन वे तत्काल परिणाम नहीं लाएंगी। 2. विकास चुनौतियां। विकास में अक्सर रुकावटें आती रहती हैं। जब हम सामाजिक प्रगति की जांच करते हैं, तो हमें 3 मुख्य बाधाएं मिलती हैं: सीमित दृष्टि, पुराने जमाने का दृष्टिकोण और पुराना व्यवहार। आइए उनमें से प्रत्येक पर एक त्वरित नजर डालें। दूरदर्शी सीमाएं और बाधाएं। विकास में एक आम मुद्दा जो पूरे इतिहास में और विभिन्न देशों और कार्यक्षेत्रों में देखा जाता है, वह है समाजों का अपने भविष्य की कल्पना करने का संघर्ष। इसके साथ ही अवसरों को असंभव चुनौतियों के रूप में देखने की प्रवृत्ति भी है। इतिहास में कई बार लोगों का मानना था कि वे प्रगति में एक गतिरोध पर पहुंच गए हैं, लेकिन अंततः उन्हें इससे बचने का रास्ता मिल गया। आज रोजगार, प्रौद्योगिकी, व्यापार, पर्यावरण, भ्रष्टाचार, मुद्रास्फीति और जनसंख्या वृद्धि जैसे क्षेत्रों में विभिन्न बाधाएं मौजूद हैं, जो वैश्विक स्तर पर विकास में बाधक हैं। उदाहरण के लिए, 1950 में हॉलैंड की जनसंख्या 5 मिलियन से अधिक थी, जिसे कई लोगों ने सोचा था कि यह छोटा देश अधिकतम जनसंख्या को संभाल सकता है। अब लगभग 3 गुना जनसंख्या घनत्व के साथ नीदरलैंड दुनिया के सबसे समृद्ध देशों में से एक है और एक महत्वपूर्ण खाद्य निर्यातक है। इसी तरह 1960 के दशक में भारत को सूखे और अकाल की आशंकाओं का सामना करना पड़ा। विशेषज्ञों ने 1970 तक खाद्यान्न उत्पादन में न्यूनतम वृद्धि की भविष्यवाणी की और कई भारतीय वैज्ञानिक इससे सहमत थे। हालांकि इस दौरान अनाज उत्पादन वास्तव में 50% बढ़ गया और एक दशक के भीतर दोगुना हो गया, जिससे भारत भोजन के मामले में आत्मनिर्भर हो गया। यदि नेताओं ने केवल निराशावादी पूर्वानुमानों को सुना होता, तो हरित क्रांति कभी नहीं हुई होती। गलतियां तब होती हैं जब हम केवल पिछले रुझानों के आधार पर भविष्य की भविष्यवाणी करते हैं, इस बात को नजरअंदाज करते हैं कि चीजें कैसे बदलती हैं। हम अक्सर सामने बड़ी चुनौतियां देखते हैं, लेकिन जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं, तो हमें प्रगति दिखाई देती है। इतिहास हमें दिखाता है कि हमेशा अवसर होते हैं, भले ही हम उन्हें पहले नहीं देख सकें।
पुराने जमाने की सोच भौतिक बाधाओं से भी बड़ी बाधाएं हैं। 15वीं शताब्दी में चीन के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी, लेकिन उन्होंने ज्यादा खोजबीन नहीं की क्योंकि वे अपने सम्राटों की शक्ति का प्रदर्शन करना चाहते थे और उन्हें अन्य संस्कृतियां पसंद नहीं थीं। इस बंद मानसिकता ने चीन को लंबे समय तक अलग-थलग रखा। उनके पास दुनिया का पता लगाने के लिए उपकरण थे, लेकिन अंत में उन्हें दूसरों द्वारा खोजा गया। हालांकि शीत युद्ध की समाप्ति और वैश्वीकरण के उदय के साथ चीजें बदल गईं। चीन दुनिया के साथ अधिक जुड़ने लगा और दुनिया चीन को बेहतर ढंग से समझने लगी। दूसरा उदाहरण यह है कि कैसे यूरोप में चिकित्सा की प्रगति धीरे धीरे हुई क्योंकि 18वीं शताब्दी में रॉयल सोसाइटी ऑफ फिजिशियन बनने तक डॉक्टरों ने अपना ज्ञान साझा नहीं किया था। इससे विचारों का अधिक आदान प्रदान हुआ और बेहतर चिकित्सा पद्धतियां विकसित हुईं। कई लोगों ने हमेशा बिना किसी की मदद के अपनी इंद्रियों पर भरोसा किया है। जब दूरबीन का आविष्कार हुआ तो कुछ लोग इसका उपयोग करने से झिझक रहे थे क्योंकि वे अपनी आंखों पर भरोसा करना पसंद करते थे। उदाहरण के लिए, प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता क्रेमोनिनी ने गैलीलियो की दूरबीन से देखने से इनकार कर दिया क्योंकि उन्हें लगा कि यह अनावश्यक है और इससे उन्हें सिरदर्द हो गया। नई चीजों के प्रति अविश्वास अक्सर प्रगति को धीमा कर देता है, यहाँ तक कि आज की दुनिया में भी। उदाहरण के लिए, कई अमेरिकी और कनाडाई अभी भी उत्तरी अमेरिकी मुक्त व्यापार समझौते से सावधान हैं और यूरोपीय करीबी आर्थिक संबंधों के बारे में झिझक रहे हैं। हर जगह लोग कभी कभी विश्व व्यापार संगठन जैसे संगठनों के तहत अधिक खुले अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से डरते हैं। पुराने रीति रिवाज भी प्रगति को रोकते हैं। उदाहरण के लिए, भले ही आधुनिक चिकित्सा से शिशु मृत्यु दर में गिरावट आई है, फिर भी कई गरीब परिवारों में अभी भी बहुत सारे बच्चे हैं। इस परंपरा को बदलने में काफी समय लगा, आम तौर पर जब लोग अधिक शिक्षित हो गए। बैंकों के विश्वसनीय होने से पहले सोना लोगों के लिए पैसे बचाने और मुद्रास्फीति से बचाने का एक लोकप्रिय तरीका हुआ करता था, लेकिन अब अन्य निवेश अधिक आम है। हालांकि भारत जैसे कई एशियाई देशों में सुरक्षित विकल्प उपलब्ध होने के बावजूद लोग अभी भी दहेज के रूप में सोना बचाते हैं और देते हैं। अकेले भारत में लगभग 300 अरब डॉलर मूल्य का सोना है, जो भारतीय बैंकों में मौजूद धन से दोगुना है। यह आदत अर्थव्यवस्था से पैसा निकाल लेती है और सड़कों और बिजली संयंत्रों जैसी चीजों में निवेश करना कठिन बना देती है। इसके बजाय देश को विदेशी निवेशकों पर निर्भर रहना पड़ता है, भले ही बहुत सारा सोना अप्रयुक्त पड़ा हो। 2. विकास चुनौतियां। विकास में अक्सर रुकावटें आती रहती हैं। जब हम सामाजिक प्रगति की जांच करते हैं तो हमें 3 मुख्य बाधाएं मिलती हैं: सीमित दृष्टि, पुराने जमाने का दृष्टिकोण और पुराना व्यवहार। आइए उनमें से प्रत्येक पर एक त्वरित नजर डालें। दूरदर्शी सीमाएं और बाधाएं। विकास में एक आम मुद्दा जो पूरे इतिहास में और विभिन्न देशों और कार्यक्षेत्रों में देखा जाता है, वह है समाजों का अपने भविष्य की कल्पना करने का संघर्ष। इसके साथ ही अवसरों को असंभव चुनौतियों के रूप में देखने की प्रवृत्ति भी है। इतिहास में कई बार लोगों का मानना था कि वे प्रगति में एक गतिरोध पर पहुंच गए हैं, लेकिन अंततः उन्हें इससे बचने का रास्ता मिल गया। आज रोजगार, प्रौद्योगिकी, व्यापार, पर्यावरण, भ्रष्टाचार, मुद्रास्फीति और जनसंख्या वृद्धि जैसे क्षेत्रों में विभिन्न बाधाएं मौजूद हैं, जो वैश्विक स्तर पर विकास में बाधक हैं। उदाहरण के लिए, 1950 में हॉलैंड की जनसंख्या 5 मिलियन से अधिक थी, जिसे कई लोगों ने सोचा था कि यह छोटा देश अधिकतम जनसंख्या को संभाल सकता है। अब लगभग 3 गुना जनसंख्या घनत्व के साथ नीदरलैंड दुनिया के सबसे समृद्ध देशों में से एक है और एक महत्वपूर्ण खाद्य निर्यातक है। इसी तरह
1960 के दशक में भारत को सूखे और अकाल की आशंकाओं का सामना करना पड़ा। विशेषज्ञों ने 1970 तक खाद्यान्न उत्पादन में न्यूनतम वृद्धि की भविष्यवाणी की और कई भारतीय वैज्ञानिक इससे सहमत थे। हालांकि इस दौरान अनाज उत्पादन वास्तव में 50% बढ़ गया और एक दशक के भीतर दोगुना हो गया, जिससे भारत भोजन के मामले में आत्मनिर्भर हो गया। यदि नेताओं ने केवल निराशावादी पूर्वानुमानों को सुना होता तो हरित क्रांति कभी नहीं हुई होती। गलतियां तब होती हैं जब हम केवल पिछले रुझानों के आधार पर भविष्य की भविष्यवाणी करते हैं, इस बात को नजरअंदाज करते हैं कि चीजें कैसे बदलती हैं। हम अक्सर सामने बड़ी चुनौतियां देखते हैं, लेकिन जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो हमें प्रगति दिखाई देती है। इतिहास हमें दिखाता है कि हमेशा अवसर होते हैं, भले ही हम उन्हें पहले नहीं देख सकें। पुराने जमाने की सोच भौतिक बाधाओं से भी बड़ी बाधाएं हैं। 15वीं शताब्दी में चीन के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी, लेकिन उन्होंने ज्यादा खोजबीन नहीं की क्योंकि वे अपने सम्राटों की शक्ति का प्रदर्शन करना चाहते थे और उन्हें अन्य संस्कृतियां पसंद नहीं थीं। इस बंद मानसिकता ने चीन को लंबे समय तक अलग-थलग रखा। उनके पास दुनिया का पता लगाने के लिए उपकरण थे, लेकिन अंत में उन्हें दूसरों द्वारा खोजा गया। हालांकि शीत युद्ध की समाप्ति और वैश्वीकरण के उदय के साथ चीजें बदल गईं। चीन दुनिया के साथ अधिक जुड़ने लगा और दुनिया चीन को बेहतर ढंग से समझने लगी। दूसरा उदाहरण यह है कि कैसे यूरोप में चिकित्सा की प्रगति धीरे धीरे हुई क्योंकि 18वीं शताब्दी में रॉयल सोसाइटी ऑफ फिजिशियन बनने तक डॉक्टरों ने अपना ज्ञान साझा नहीं किया था। इससे विचारों का अधिक आदान प्रदान हुआ और बेहतर चिकित्सा पद्धतियां विकसित हुईं। कई लोगों ने हमेशा बिना किसी की मदद के अपनी इंद्रियों पर भरोसा किया है। जब दूरबीन का आविष्कार हुआ तो कुछ लोग इसका उपयोग करने से झिझक रहे थे क्योंकि वे अपनी आंखों पर भरोसा करना पसंद करते थे। उदाहरण के लिए, प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता क्रेमोनिनी ने गैलीलियो की दूरबीन से देखने से इनकार कर दिया क्योंकि उन्हें लगा कि यह अनावश्यक है और इससे उन्हें सिरदर्द हो गया। नई चीजों के प्रति अविश्वास अक्सर प्रगति को धीमा कर देता है, यहाँ तक कि आज की दुनिया में भी। उदाहरण के लिए, कई अमेरिकी और कनाडाई अभी भी उत्तरी अमेरिकी मुक्त व्यापार समझौते से सावधान हैं और यूरोपीय करीबी आर्थिक संबंधों के बारे में झिझक रहे हैं। हर जगह लोग कभी-कभी विश्व व्यापार संगठन जैसे संगठनों के तहत अधिक खुले अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से डरते हैं। पुराने रीति-रिवाज भी प्रगति को रोकते हैं। उदाहरण के लिए, भले ही आधुनिक चिकित्सा से शिशु मृत्यु दर में गिरावट आई है, फिर भी कई गरीब परिवारों में अभी भी बहुत सारे बच्चे हैं। इस परंपरा को बदलने में काफी समय लगा, आम तौर पर जब लोग अधिक शिक्षित हो गए। बैंकों के विश्वसनीय होने से पहले सोना लोगों के लिए पैसे बचाने और मुद्रास्फीति से बचाने का एक लोकप्रिय तरीका हुआ करता था, लेकिन अब अन्य निवेश अधिक आम है। हालांकि भारत जैसे कई एशियाई देशों में सुरक्षित विकल्प उपलब्ध होने के बावजूद लोग अभी भी दहेज के रूप में सोना बचाते हैं और देते हैं। अकेले भारत में लगभग 300 अरब डॉलर मूल्य का सोना है, जो भारतीय बैंकों में जमा धन से दोगुना है। यह आदत अर्थव्यवस्था से पैसा निकाल लेती है और सड़कों और बिजली संयंत्रों जैसी चीजों में निवेश करना कठिन बना देती है। इसके बजाय देश को विदेशी निवेशकों पर निर्भर रहना पड़ता है, भले ही बहुत सारा सोना अप्रयुक्त पड़ा हो। हम दूसरे उदाहरण से शुरुआत करेंगे। यूएनडीपी ने अनुमान लगाया है कि प्रति वर्ष लगभग $40 बिलियन 10 वर्षों में दुनिया भर में गरीबी से छुटकारा पाने के लिए पर्याप्त होगा। लेकिन भले ही शीत युद्ध समाप्त हो गया है और अब कोई बड़ा दुश्मन खतरा नहीं है, दुनिया अभी भी सेना पर हर साल $850 अरब खर्च कर रही है। युद्ध खत्म हो चुका है, लेकिन हम अभी भी एक महंगी, बेकार और पुरानी प्रणाली पर कायम हैं,
चिंतन और क्रिया 2.5 अपने पड़ोस में रहने वाले किसी विशेष समुदाय, जाति, धार्मिक, आदिवासी आदि की समग्र आर्थिक स्थिति का निरीक्षण करें। अब अपने अवलोकन के आधार पर समाज में उनकी सामाजिक आर्थिक भलाई या अभाव के कारणों पर एक नोट लिखें। शीर्षक: समकालीन भारत में दलित समुदाय की सामाजिक आर्थिक गतिशीलता, एक चिंतनशील विश्लेषण। परिचय: इग्नू के एक छात्र के रूप में मुझे अपने पड़ोस के एक विशिष्ट समुदाय की सामाजिक आर्थिक स्थिति का अवलोकन करने और उस पर विचार करने का काम सौंपा गया था। मैंने दलित समुदाय पर ध्यान केंद्रित करने का विकल्प चुना। भारत में ऐतिहासिक रूप से हाशिए पर रहने वाले और भेदभाव का शिकार होने वाले दलित आबादी के एक महत्वपूर्ण हिस्से का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति असमानता और सामाजिक न्याय के व्यापक मुद्दों को दर्शाती है। इस प्रतिबिंब में मैं भारतीय समाज के भीतर उनके सामाजिक आर्थिक कल्याण या अभाव के कारणों की पड़ताल करूंगा। ऐतिहासिक संदर्भ: दलित समुदाय की सामाजिक आर्थिक स्थिति को समझने के लिए ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य की आवश्यकता है। दलित शब्द में विभिन्न समूह शामिल हैं, जिन्हें पहले जाति व्यवस्था के भीतर अछूत के रूप में जाना जाता था। सदियों से दलितों को प्रणालीगत भेदभाव, सामाजिक बहिष्कार और आर्थिक शोषण का सामना करना पड़ा। जाति व्यवस्था ने उन्हें निम्न और अपमानजनक व्यवसायों में धकेल दिया, जिससे उन्हें संसाधनों, शिक्षा और सामाजिक आर्थिक गतिशीलता के अवसरों तक पहुंच से वंचित कर दिया गया। प्रवासीय शासन विधि: औपनिवेशिक काल ने दलितों की दुर्दशा को और बढ़ा दिया। ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियों ने जाति आधारित भेदभाव और शोषण को संस्थागत बना दिया। भूमि स्वामित्व, शिक्षा तक पहुंच और शासन में भागीदारी उच्च जातियों तक ही सीमित थी, जिससे सामाजिक आर्थिक असमानताएं और बढ़ गईं। दलितों को समाज के सबसे निचले पायदान पर धकेल दिया गया। उन्हें बंधुआ मजदूरी और सामाजिक बहिष्कार का शिकार होना पड़ा। स्वतंत्रता के बाद का युग: 1947 में भारत की आज़ादी ने समानता और सामाजिक न्याय की एक नई सुबह का वादा किया। संविधान ने दलितों सहित हाशिए पर मौजूद समुदायों के उत्थान के लिए मौलिक अधिकारों और सकारात्मक कार्रवाई उपायों की गारंटी दी। ऐतिहासिक अन्यायों को दूर करने और सामाजिक आर्थिक समावेशन को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा, रोजगार और राजनीतिक प्रतिनिधित्व में आरक्षण नीतियां स्थापित की गईं। भेदभाव की चुनौतियां और दृढ़ता: संवैधानिक सुरक्षा उपायों और सकारात्मक कार्रवाई के बावजूद दलितों को सामाजिक आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। भेदभाव और जाति आधारित हिंसा विभिन्न रूपों में जारी है, जिससे उनकी शिक्षा, रोजगार और संसाधनों तक पहुंच बाधित हो रही है। भूमिहीनता, गरीबी और सामाजिक गतिशीलता की कमी दलित समुदाय के भीतर महत्वपूर्ण चिंताएं बनी हुई हैं। शिक्षा को अक्सर सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण की कुंजी माना जाता है। हालांकि दलितों को भेदभाव, गरीबी और सामाजिक कलंक के कारण गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंचने में बाधाओं का सामना करना पड़ता है। अस्पृश्यता जैसी भेदभावपूर्ण प्रथाएं स्कूलों और कॉलेजों में दलित छात्रों के अनुभवों को प्रभावित करती हैं। दलित बहुल क्षेत्रों में पर्याप्त बुनियादी ढांचे और संसाधनों की कमी शैक्षिक असमानताओं को और बढ़ा देती है। आर्थिक शोषण: कम वेतन वाली और अनौपचारिक क्षेत्र की नौकरियों में दलितों का अनुपातहीन प्रतिनिधित्व है, जिससे आर्थिक शोषण जारी है। हाथ से मैला ढोने की प्रथा, एक अमानवीय व्यवसाय, गैरकानूनी होने के बावजूद जारी है। दलित मजदूरों को अक्सर वेतन भेदभाव और शोषणकारी कामकाजी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, जिससे उनकी सामाजिक आर्थिक गतिशीलता सीमित हो जाती है। भूमि का स्वामित्व: दलितों के बीच भूमिहीनता एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, जो ऐतिहासिक भूमि अलगाव और भेदभावपूर्ण भूमि वितरण प्रथाओं से उत्पन्न हुआ है।
भूमि स्वामित्व की कमी दलितों को आर्थिक सुरक्षा और आजीविका के लिए एक महत्वपूर्ण संपत्ति से वंचित कर देती है। भूमिहीन दलित परिवारों को भूमि का पुनर्वितरण करने के उद्देश्य से किए गए भूमि सुधार अप्रभावी रहे हैं, जिससे भूमिहीनता और गरीबी बनी हुई है। राजनीतिक प्रतिनिधित्व। सामाजिक-आर्थिक असमानताओं को दूर करने और दलित अधिकारों की वकालत के लिए राजनीतिक सशक्तिकरण महत्वपूर्ण है। जबकि आरक्षण नीतियों ने विधायी निकायों में दलित प्रतिनिधित्व को बढ़ाया है, प्रतीकात्मकता, राजनीतिक हाशिए पर और जाति आधारित राजनीति जैसी चुनौतियां अभी भी बनी हुई हैं। निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में वास्तविक प्रतिनिधित्व और प्रभावी भागीदारी कई दलित समुदायों के लिए मायावी बनी हुई है। सामाजिक बहिष्कार और हिंसा। दलितों के खिलाफ सामाजिक बहिष्कार और हिंसा उनके सामाजिक-आर्थिक कल्याण को कमजोर कर रही है। जाति आधारित भेदभाव रोजमर्रा की बातचीत में प्रकट होता है, जो दलितों को सम्मान और समान अवसरों से वंचित करता है। हिंसा, बलात्कार और सामाजिक बहिष्कार सहित जातिगत अत्याचार की घटनाएं दलित समुदाय के भीतर भय और असुरक्षा को कायम रखती हैं, जिससे सामाजिक-आर्थिक प्रगति बाधित होती है। अंतर्विभागीयता। अंतर्विभागीयता दलितों की सामाजिक-आर्थिक वास्तविकताओं को और अधिक जटिल बनाती है। लिंग, भूगोल और धर्म जैसे कारक जाति के साथ जुड़कर कमजोरियों और असमानताओं को बढ़ाते हैं। उदाहरण के लिए, दलित महिलाओं को जाति और लिंग के आधार पर भेदभाव की कई परतों का सामना करना पड़ता है, जिससे शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य देखभाल तक उनकी पहुंच सीमित हो जाती है। निष्कर्ष। निष्कर्षतः दलित समुदाय की सामाजिक-आर्थिक स्थिति ऐतिहासिक अन्याय, प्रणालीगत भेदभाव और सामाजिक राजनीतिक कारकों की एक जटिल परस्पर क्रिया को दर्शाती है। जबकि सकारात्मक कार्रवाई उपायों ने सामाजिक-आर्थिक समावेशन को बढ़ावा देने में कुछ प्रगति की है, शैक्षिक बाधाएं, आर्थिक शोषण, भूमिहीनता, राजनीतिक हाशिए पर सामाजिक बहिष्कार और हिंसा जैसी लगातार चुनौतियां दलित सशक्तिकरण और कल्याण में बाधा बनी हुई हैं। इन चुनौतियों से निपटने के लिए जाति आधारित भेदभाव को खत्म करने, सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने और समाज के सभी सदस्यों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए ठोस प्रयासों की आवश्यकता है। 2.8 हाल के विकास अनुभव के बारे में जानकारी। 10,000 साल के इतिहास पर नजर डालें तो पिछले 200 वर्षों में इंसानों द्वारा की गई प्रगति उल्लेखनीय रही है। पिछले 5 दशकों की प्रगति विशेष रूप से आश्चर्यजनक रही है। केवल 2 शताब्दियों में वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करने की हमारी क्षमता इतनी बढ़ गई है कि दुनिया अब 1800 की तुलना में 12 गुना बड़ी आबादी का समर्थन कर सकती है। हम ज्यादातर ग्रामीण कृषक समुदायों से मुख्य रूप से शहरी औद्योगिक समाजों में स्थानांतरित हो गए हैं। 40% लोग अब शहरों में रह रहे हैं। यह परिवर्तन लाभ और चुनौतियां दोनों लेकर आया है। जबकि इसने भीड़-भाड़, प्रदूषण और अपराध जैसे मुद्दों को जन्म दिया है, इसने अरबों लोगों को राजनीतिक स्वतंत्रता, आर्थिक स्थिरता, शिक्षा और आधुनिक सुविधाएं भी प्रदान की हैं। इससे भी अधिक प्रभावशाली बात यह है कि यह प्रगति लगातार तेज हो रही है। 1997 की यूएनडीपी मानव विकास रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले 50 वर्षों में हमने पिछले 500 वर्षों की तुलना में गरीबी कम करने में अधिक प्रगति की है। विश्व स्तर पर जीवन प्रत्याशा बढ़ रही है, शिशु मृत्यु दर गिर रही है, बीमारियों पर नियंत्रण किया जा रहा है, अकाल दुर्लभ होता जा रहा है और शिक्षा अधिक व्यापक होती जा रही है। 1950 के बाद से जनसंख्या में भारी वृद्धि के बावजूद प्रति व्यक्ति औसत आय 3 गुना हो गई है और विकासशील देशों में लोग पहले की तुलना में 2 गुना उपभोग कर रहे हैं। हालांकि ये उपलब्धियां महत्वपूर्ण हैं, फिर भी 1 अरब से अधिक लोग गरीबी में जी रहे हैं। हालांकि ऐसी आशा है कि आज सबसे कम विकसित देश समृद्धि के उस स्तर को प्राप्त कर सकते हैं जिस तक पहुंचने में उन्नत देशों को सदियों लग गए,
लेकिन बहुत कम समय में। उदाहरण के लिए ब्रिटेन को 1780 से प्रति व्यक्ति उत्पादन दोगुना करने में 58 साल लगे, जबकि इंडोनेशिया ने केवल 17 वर्षों में ऐसा किया। दक्षिण कोरिया ने 11 साल में और चीन ने 10 साल में यह उपलब्धि हासिल की। हालांकि सभी देशों में विकास का विस्तार करने के बारे में आशावाद है, लेकिन यह अनिश्चित है कि यह कितनी जल्दी या पूरी तरह से होगा। इसे वास्तविकता बनाने के लिए सर्वोत्तम नीतियों और कार्यों पर भी कोई सहमति नहीं है, और विभिन्न क्षेत्र प्रगति के बहुत अलग स्तर दिखाते हैं। उदाहरण के लिए 1965 से 1990 तक उच्च प्रदर्शन वाले पूर्वी एशियाई देशों में प्रति व्यक्ति आय 5.5% सालाना बढ़ी, लेकिन दक्षिण एशिया में 2% से कम और उपसहारा अफ्रीका में केवल 0.25% बढ़ी। इसी प्रकार 1990 से पूर्वी यूरोपीय देशों द्वारा लागू की गई संक्रमण रणनीतियां आर्थिक गिरावट और सामाजिक संकट को रोकने में विफल रहीं। सभी 25 देशों में उत्पादन में उल्लेखनीय गिरावट आई। पर्याप्त निवेश के बावजूद पूर्वी जर्मनी जैसे स्थानों में भी बेरोजगारी बढ़ी। पिछली 2 शताब्दियों ने 5 मुख्य विकास सिद्धांतों को जन्म दिया है, लेकिन उनमें से कोई भी 19वीं शताब्दी के दौरान सभी देशों के अनुभवों को पूरी तरह से समझा नहीं सकता है। यह विकास के लिए अधिक व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता का सुझाव देता है, जैसा कि संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव बुट्रोस बुट्रोस-घाली ने मान्यता दी थी, जिन्होंने भविष्य की सबसे महत्वपूर्ण बौद्धिक चुनौती के रूप में विकास के बारे में गहन सोच का आह्वान किया था। चिंतन और कार्रवाई 2.6 नवीनतम मानव विकास रिपोर्ट यूएन या भारत के किसी भी राज्य की मानव विकास रिपोर्ट देखें। अपने अध्ययन के आधार पर हमारे देश या किसी राज्य में हाल के वर्षों में मानव विकास के विभिन्न संकेतकों में हुए परिवर्तनों को दर्शाने वाला एक चार्ट विकसित करें। शीर्षक: भारत में मानव विकास संकेतकों का विश्लेषण, नवीनतम रिपोर्ट से अंतर्दृष्टि। परिचय: मानव विकास एक बहुआयामी अवधारणा है जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा और आय सहित कल्याण के विभिन्न पहलू शामिल हैं। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी द्वारा प्रतिवर्ष प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट एचडीआर इन क्षेत्रों में राष्ट्रों की प्रगति के बारे में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त देशों के भीतर अलग अलग राज्य अक्सर अपनी प्रगति का आकलन करने और सुधार के क्षेत्रों की पहचान करने के लिए अपनी स्वयं की मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित करते हैं। इस चिंतन में मैं भारत की नवीनतम मानव विकास रिपोर्ट पर गौर करूंगा और हाल के वर्षों में मानव विकास के विभिन्न संकेतकों में हुए बदलावों की जांच करूंगा। भारत में मानव विकास का अवलोकन। भारत दुनिया के सबसे बड़े और सबसे विविध देशों में से एक के रूप में अपने नागरिकों की भलाई सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करता है। हाल के दशकों में इसकी तीव्र आर्थिक वृद्धि के बावजूद मानव विकास में असमानताएं विभिन्न क्षेत्रों और सामाजिक-आर्थिक समूहों में बनी हुई हैं। एचडीआर इन असमानताओं को समझने और उन्हें संबोधित करने के लिए नीतियां तैयार करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में कार्य करता है। स्वास्थ्य संकेतक। स्वास्थ्य मानव विकास का एक मूलभूत घटक है और समग्र कल्याण के लिए स्वास्थ्य संकेतकों में सुधार आवश्यक है। नवीनतम एचडीआर इस संबंध में भारत की प्रगति के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान करता है। प्रमुख संकेतकों में से एक जीवन प्रत्याशा है, जो जीवन की समग्र गुणवत्ता और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच को दर्शाता है। हाल के वर्षों में भारत में जीवन प्रत्याशा में लगातार वृद्धि देखी गई है, जो स्वास्थ्य देखभाल के बुनियादी ढांचे, चिकित्सा सुविधाओं तक पहुंच और स्वास्थ्य मुद्दों के बारे में जागरूकता में सुधार का संकेत देती है। एक अन्य महत्वपूर्ण स्वास्थ्य संकेतक शिशु मृत्यु दर (IMR) है, जो शिशुओं और माताओं के लिए स्वास्थ्य देखभाल उपायों की प्रभावशीलता को दर्शाता है। IMR में गिरावट टीकाकरण,
मातृ देखभाल और स्वच्छ पानी और स्वच्छता तक पहुंच सहित मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार का संकेत देती है। भारत ने हाल के वर्षों में आईएमआर को कम करने में महत्वपूर्ण प्रगति की है। हालांकि क्षेत्रीय असमानताएं बनी हुई हैं। कुछ राज्य स्वास्थ्य देखभाल के बुनियादी ढांचे और सेवा वितरण के मामले में पीछे हैं। शिक्षा संकेतक। शिक्षा मानव विकास का एक अन्य प्रमुख निर्धारक है, क्योंकि यह व्यक्तियों को सशक्त बनाती है और उनकी क्षमताओं को बढ़ाती है। एचडीआर साक्षरता दर, स्कूल नामांकन अनुपात और शैक्षिक प्राप्ति स्तर सहित विभिन्न शिक्षा संकेतकों में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। भारत ने विशेषकर प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर शिक्षा तक पहुंच बढ़ाने में उल्लेखनीय प्रगति की है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम जैसी नीतियों के कार्यान्वयन से स्कूलों में बच्चों के नामांकन और ठहराव में वृद्धि हुई है। हालांकि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने और विभिन्न क्षेत्रों और सामाजिक आर्थिक समूहों में पहुंच में असमानताओं को दूर करने में चुनौतियां बनी हुई हैं। विशेषकर लड़कियों और हाशिए पर रहने वाले समुदायों के बीच स्कूल छोड़ने की दर चिंता का विषय बनी हुई है। इसके अतिरिक्त शैक्षिक प्राप्ति के स्तर में असमानताएं शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के साथ साथ विभिन्न राज्यों के बीच भी बनी हुई हैं। आय और आर्थिक संकेतक। आय और आर्थिक संकेतक मानव विकास के महत्वपूर्ण निर्धारक हैं, क्योंकि वे संसाधनों और अवसरों तक पहुंच को प्रभावित करते हैं। एचडीआर प्रति व्यक्ति आय, गरीबी दर और आय असमानता सहित विभिन्न आर्थिक संकेतकों में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। भारत ने हाल के दशकों में महत्वपूर्ण आर्थिक विकास देखा है, जिससे प्रति व्यक्ति आय में सुधार हुआ है और गरीबी में कमी आई है। हालांकि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के साथ साथ विभिन्न सामाजिक आर्थिक समूहों के बीच महत्वपूर्ण असमानताओं के साथ आय असमानता एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। आय असमानता को संबोधित करने के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों में निवेश शामिल है। लैंगिक समानता। लैंगिक समानता मानव विकास में एक महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि यह स्वास्थ्य, शिक्षा और आर्थिक सशक्तिकरण सहित कल्याण के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करता है। एचडीआर मातृ मृत्यु अनुपात, महिला साक्षरता दर और श्रम बल भागीदारी दर सहित विभिन्न संकेतकों में लैंगिक असमानताओं की जानकारी प्रदान करता है। भारत ने हाल के वर्षों में लैंगिक असमानताओं को दूर करने में प्रगति की है, विशेषकर महिला साक्षरता दर बढ़ाने और मातृ मृत्यु अनुपात को कम करने के मामले में। हालांकि विशेषकर ग्रामीण और हाशिए पर रहने वाले समुदायों में महिलाओं के लिए शिक्षा और आर्थिक अवसरों तक समान पहुंच सुनिश्चित करने में चुनौतियां बनी हुई हैं। निष्कर्ष। निष्कर्षतः नवीनतम मानव विकास रिपोर्ट मानव विकास के विभिन्न संकेतकों में भारत की प्रगति के बारे में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। हालांकि स्वास्थ्य, शिक्षा और आर्थिक परिणामों में सुधार लाने में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है, लेकिन क्षेत्रों और सामाजिक आर्थिक समूहों में असमानताओं को दूर करने में चुनौतियां बनी हुई हैं। आगे बढ़ते हुए सभी नागरिकों के लिए समावेशी और सतत मानव विकास सुनिश्चित करने के लिए स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों में निवेश को प्राथमिकता देना आवश्यक है। निष्कर्ष। आज विकास का मतलब सिर्फ पैसा नहीं है। यह उससे कहीं अधिक के बारे में है। यह समाज के काम करने के तरीके को बदलने और पुनर्गठित करने के बारे में है। इसमें संस्थानों, सामाजिक संरचनाओं और लोगों के सोचने के तरीके जैसी चीजों में सुधार करना शामिल है। कभी-कभी इसका मतलब परंपराओं और मान्यताओं को बदलना भी होता है। इसलिए विकास का मतलब सिर्फ अर्थव्यवस्था को बढ़ाना नहीं है। यह समाज के कामकाज में बड़े बदलाव लाने, चीजों को अधिक समान बनाने और अत्यधिक गरीबी से छुटकारा पाने के बारे में है। विकास एक लंबी प्रक्रिया है। यह लंबे समय से समाजों में होता आ रहा है, लेकिन पिछले 500 वर्षों में इसमें वास्तव में तेजी आई है, खासकर पिछले 50 वर्षों में। सरल शब्दों में,
विकास का मतलब है कि समाज कई चीजों में बेहतर हो रहा है, जैसे अधिक उत्पादक होना, चीजों को बेहतर ढंग से समझना, अधिक रचनात्मक होना और अधिक निपुण महसूस करना। संक्षेप में, इस खंड में हमने इस बारे में बात की है कि समाज कैसे बदलते हैं और आधुनिक बनते हैं। हमने इस विचार की कुछ आलोचनाओं पर गौर किया है और हमने इस बारे में बात की है कि विकास में क्या शामिल है, इसमें क्या मदद मिलती है और क्या शामिल है रास्ता। हमने क्रियान्वित विकास के कुछ उदाहरण भी देखे हैं।